चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, कोई डाउट? एनीबडी? चलिए सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले दो कंपनी और कर लेते हैं। कंपनी नंबर 8 एंड कंपनी नंबर 9, जो कि है आपकी कोल इंडिया लिमिटेड। इसी कंपनी में तो फ्रॉड हुआ था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। डॉक्टर रेड्डी का भी नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना? चलिए पहले कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर एक चीज है, CMD दिख रहा है आपको? CMD का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों भी, ठीक है? तो मिस्टर एक ही आदमी है। चलिए लिखना स्टार्ट कर लो। कंपनी नंबर 8। कोई ऐसा है जिसने स्टार्टिंग में लिख रहे थे अभी लिखना बंद कर दिया? फ्रैंकली हाथ उठाओ। ऐसे है, होंगे आखिरी तक शायद 25-30 लोग ही रहेंगे जो लिखते रहेंगे, बाकी कोई नहीं लिखने वाला। और फिर एग्जाम में पता चलेगा। काश लिख लेते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी एग्जाम है, ठीक है? चलिए, कोल इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन ईयर 1975, ओनरशिप ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कोलकाता। लिख लेते हैं इसको। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 इनकॉर्पोरेशन ईयर, ओनरशिप ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स कोलकाता। चेयरमैन एंड MD अनिल कुमार झा और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर चंदन कुमार दे। CEO का नाम कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है? कोल इंडिया लिमिटेड 1975, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोलकाता इज द हेडक्वार्टर्स। अनिल झा प्रेजेंट हेड, MD चेयरमैन वही है, और चंदन कुमार दे इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चलिए आगे चलते, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोल इंडिया एक्चुअली एक होल्डिंग कंपनी है। जितनी भी कोल कंपनीज है, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ईस्टर्न, सेंट्रल, वो सबको होल्ड करने का काम करती है कोल इंडिया लिमिटेड। यानी कोल इंडिया बिजनेस नहीं करती है, ऐसा आप बोल सकते हो। इट इज नॉट अ बिजनेस मेकिंग एंटरप्राइज। और जैसे टाटा सन्स का एग्जांपल दिया था कल आप लोगों को, टाटा सन्स लिमिटेड क्या करता है? कोई बिजनेस नहीं करता, सिर्फ इट इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। वैसे ही ये जितनी भी कोल कंपनीज इंडिया में, माइनिंग कंपनीज है, वो सबको होल्ड करता है। कौन सी? गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है? Coal India Limited is an Indian state-controlled oil coal mining company. It is the largest coal producer company in the world. इंडिया में सबसे ज्यादा कोल है। It contributes about 84% of the coal production in India. Government of India owns it and controls the operation through Ministry of Coal. Coal India का भी पब्लिक इशू आया था, 10 रुपए का शेयर 400 में बेचे थे, और ओवर सब्सक्राइब हुआ था ये भी इशू। एंड लोग, इन्वेस्टर ने पैसे कमाए थे इस इशू के अंदर, ठीक है? क्योंकि बिजनेस है ना कोल इंडिया का, और ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। In April 2011, कोल इंडिया लिमिटेड कॉन्फर्ड द महारत्ना स्टेटस बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये महारत्ना क्या होता है? प्रॉफिटेबल कंपनी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, तो उसको भी दे दो ना। तो पूरा बोलो ना, आधा क्यों बोलते हो? अब आप लोग CA पढ़ रहे हो, आधा बोलना नहीं जमेगा, ठीक है? पूरा जो आप बोलोगे वो माना जाएगा। योर वर्ड्स विल बी मार्क्ड, रिमेंबर इट। कूल, देखिए, महारत्ना स्टेटस वो स्टेटस होता है जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज, ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को दिया जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोकेमिकल, ये सॉरी भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आपका ये NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट के ज्वेल्स है। पहले नवरत्न बोला जाता था, BSNL भी था उसके अंदर, अब महारत्न बोला जाता है, ठीक है? कंपनीज बढ़ गई, ठीक है? बस और कुछ नहीं है, इसका इतना है कि भैया रत्न है, इट्स अ जेम्स ऑफ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो प्रॉफिट में काम कर रहे हैं, बाकी ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनी लॉसेस में काम करते हैं, ठीक है. CIL manages, sorry, it is operating through 82 mining areas. CIL manages 200 other establishments like workshop, hospital, etc. Further, it also owns 26 technical and management training institution, 102 vocational training institution. It commands nearly 74% of Indian coal market. ये काफ़ी चैरिटी भी करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोला जाता है. In 17-18, the revenue of Coal India Limited was 370.37 crores and net profit was 9,293.42 crores. It employs over 3,33,000 people. कंपनी की हिस्ट्री दी हुई है. हिस्ट्री एज सच कोई काम की नहीं है. फिलोसॉफी पे आएंगे हम सीधा. फिलोसॉफी ये भी दोनों काम का नहीं, फिलोसॉफी, मिशन, विजन. मिशन के अंदर लिखते देखिए इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली मैनर. क्या कोल का यूज कभी इको फ्रेंडली हो सकता है क्या? नहीं. कोल जलाएंगे कंबशन होगा, पोल्यूशन होगा ही होगा. अभी फालतू लिखते का के लिए कंजर्वेशन करेंगे, क्वालिटी, ये सब मिशन विजन कोई यूजलेस है. नहीं भी पढ़ो तो चलता, ठीक है. तो क्या हो गया उसमें? क्या हो गया? रेवेन्यू यानी सेल ज्यादा, प्रॉफिट कम, क्या हो गया उससे? अरे ये गलती है, यहां लाख करोड़ आना चाहिए. 373.37 लाख करोड़, ये लिखने में गलती हो गई है इनकी. यानी 3,70,000 करोड़ का टर्नओवर है, जितना राहुल गांधी देने वाले ना 23 तारीख के बाद, अगर आए तो. पूरा बोल देता हूं ना, आए तो. चलिए, समझ आया? ये मतलब मिस्टेक है, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड. आगे जॉइंट वेंचर जरूर देख लो इसके. इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड was formed in 2009 for acquisition of coking coal properties outside India. CIL holds 2/7 share in paid up capital of ICVPL. CIL NTPC Urja Private Limited is a 50-50 joint venture between CIL and NTPC. NTPC भी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन सब्सिडरी है. Formed in April 2010 for acquisition of coal blocks in India and abroad. कल किसी ने पूछा था सर गवर्नमेंट को शेयर लेना है तो कैसे लेंगे? तो ऐसे लेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओन जितने भी एंटरप्राइज है ना, इनके नाम से ले लेंगे, LIC के नाम से ले लेंगे. जिसमें पैसा है उन सबके नाम से ले सकते हैं. आपको मालूम होगा आपका प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब जो अपन भरते हैं, इसको ये पैसा यूज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है और आपको 8% के आसपास रिटर्न देती है. पहले ये अमाउंट को सिर्फ कंट्री के वेलफेयर में यूज होता था, लेकिन जैसे जैसे बर्डन बढ़ते जा रहा है इंटरेस्ट का, गवर्नमेंट ने इसको इक्विटी मार्केट में लगाना स्टार्ट कर दिया. पहले इक्विटी मार्केट में हर तरह का इन्वेस्टमेंट लगाना अलाउड नहीं था, लेकिन इक्विटी मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट हो सकता है. जा भी सकते हैं तो आ भी सकते हैं, दोनों चीजें. तो इसीलिए आजकल गवर्नमेंट ने लगभग हर सिक्योरिटीज में इक्विटी मार्केट का इन्वेस्टमेंट अलाउ करके रखा हुआ है. ठीक है. ये रैंकिंग दी हुई है कोल इंडिया की 645th ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2018, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं. चलिए एक और कंपनी देख लेते हैं. कंपनी नंबर 9, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज. डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज सुना होगा नाम. फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये, बहुत बड़ी. 1984 इनकॉर्पोरेशन ईयर, हेडक्वार्टर हैदराबाद. 1984 इज द इनकॉर्पोरेशन ईयर. ओनरशिप ग्रुप कुछ भी नहीं. हैदराबाद इज देयर हेडक्वार्टर्स, और चेयरमैन है कल्लाम सतीश रेड्डी. GV प्रसाद इज द CEO और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है सुमन चक्रवर्ती. कलाम सतीश रेड्डी चेयरमैन, और आपका CEO है GV प्रसाद.
सीईओ भी वही है, और ये है सुमन। स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, नाम याद रखना, तो अपने को लिखना थोड़ी है एग्जाम में, है कि नहीं, सर्कल बनाना। थर्ड चैप्टर में सही में समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, कोई अच्छी चीज़ आगे बता सकते लेकिन इसमें कुछ है नहीं। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। घर पे कभी मत पढ़ना थर्ड चैप्टर, कभी मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट करोगे। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये चार्ट जो अपन बना रहे हैं बस यही हेल्पफुल है, बाकी थर्ड चैप्टर हेल्पफुल नहीं। और कुछ कुछ आपको मार्क करा रहा हूँ, जैसे कल एक स्लोगन मार्क करवाया था, केयरिंग फॉर लाइफ, सिप्ला का, HDFC, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। ये सारे एक ना एक स्लोगन एग्जाम में आएगा। अभी तक जितने अटेम्प्ट हुए हैं, 3 अटेम्प्ट जो भी गए हैं, तीनों में स्लोगन पे क्वेश्चन आया है अलग अलग कंपनीज के। तो ये स्लोगन आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ग्रोथ इज लाइफ, तो ये सारे स्लोगन जिस जिस कंपनी के हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। Dr. Reddy Laboratories is an Indian multinational pharmaceutical company. Dr. Reddy manufacture and market a wide range of pharmaceuticals in India and overseas. The company has over 190 medications, 60 active pharmaceutical ingredients for drug manufacture, diagnostic kit, critical care, and biotechnology products. It is strengthened in its Indian manufacturing operation by acquiring American Remedies Limited in 1999. The acquisition made Reddy the third largest pharmaceutical company in India after Ranbaxy and Glaxo. Presently ऐसा कुछ नहीं है. The biggest pharmaceutical company is Sun Pharma. ठीक है, ये Lupin Pharma, Sun Pharma, ये दोनों बहुत आगे हैं. तो ये अभी डेटा पुराना समझ लो आप. ठीक है, लेकिन हमको यही मानना है. हमको क्या मानना है? थर्ड लार्जेस्ट है तो थर्ड लार्जेस्ट है. जैसा इंस्टीट्यूट ने बोला वैसा कर देना. अगर मार्क्स चाहिए तो, नहीं तो फिर आपकी इच्छा. With a full spectrum of pharmaceutical products which include bulk drug intermediaries, finished doses, chemical synthesis, diagnostic and biotechnology. In 2017-18, the revenue of Dr. Reddy Laboratories was 9,359 crores with a net profit of 566.90 crores. It employs over 20,400 people. History दी हुई है इनकी. No need for studying, कोई ज़रूरत नहीं है. बिजनेस इन न्यूज भी देख लेते हैं. डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज वाज लिस्टेड अमंग 1200 ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अकॉर्डिंग टू ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2014. बाकी फोर्ब्स लिस्ट में इनका नाम भी नहीं है. ठीक है, और कुछ समझाने जैसा है नहीं. चलिए सेकंड चैप्टर पे चलते हैं. सेकेंड चैप्टर, बिजनेस एनवायरमेंट. क्या नाम है चैप्टर का? बिजनेस एनवायरमेंट. पहले तो बताओ एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स. ठीक है, सराउंडिंग. आप क्लास में बैठे हो, आपके लिए एनवायरमेंट क्या हुआ? सिर्फ क्लास का एनवायरमेंट होता है कि बाहर का एनवायरमेंट होता है, कि दोनों होता है? दोनों होता है. तो इस एनवायरनमेंट जो अंदर का एनवायरनमेंट उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल, अंदर का. और बाहर का बराबर है. ठीक है. क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट कर रहा है? कैसे? नहीं कर रहा? कर रहा है. सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है इसीलिए तो पंखे चालू है, कूलर चालू है. जस्ट इमेजिन ये विंटर सीजन है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ठंडी है, कोल्ड है, तो क्या करोगे? पंखे बंद रहेंगे. कूलर तो पक्का बंद रहेगा, पंखे बंद रहे नहीं रहे. ठीक है, हाँ कि ना? दैट मीन्स आप लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी अफेक्ट होते हो, इंटरनल से अफेक्ट होते हो? नहीं, सबसे ज्यादा इंटरनल से अफेक्ट होता है. आप जस्ट इमेजिन करो ह्यूमन बॉडी. अगर एक्सटर्नल कुछ तो भी फोर्स आप पे एक्ट होंगे तो आपकी अंदर बॉडी में टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, आपकी तबीयत खराब होती है, तो आप अफेक्ट होते हो कि नहीं होते? यू हैव टू टेक मेडिसिन. यस और नो? वैसे ही जो बिजनेस है उसका भी दोनों एनवायरनमेंट रहता है. एक सराउंडिंग वाला एनवायरनमेंट
एक उसका इंटरनल। अब सराउंडिंग में वो धूप है कि बारिश है, इससे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता। कुछ और ऐसी चीजें हैं जिससे बिजनेस को फर्क पड़ता है। क्या हो सकती है आपके हिसाब से वो? ये तो आप कॉमन चीजें बोल रहे हो, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि कौन ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। पहले एक्सटर्नल की बात करेंगे, बाहर वाले लोग, कॉम्पिटिटर्स। बाहर रहते हैं अंदर रहते हैं? बाहर रहते हैं। कॉम्पिटिटर्स लोग अफेक्ट करेंगे हमारे बिजनेस को? यस बिल्कुल। और गवर्नमेंट की पॉलिसी से तो बिजनेस चलता है, यस और नो। और टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है सही है। और कौन करता है डिमांड? कस्टमर्स। तो कस्टमर्स आपको अफेक्ट करते हैं। भाई बिजनेस काम क्यों करते हैं? कस्टमर्स के लिए। जब तक कस्टमर्स ही नहीं रहेंगे बिजनेस क्या करेंगे? ठीक है। और मार्केट कंडीशंस, हाँ वही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन उस टाइप की बात हो गई। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्या बात है, एकदम सही। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है क्या बिजनेस को? कैसे? ऐसा भी हो सकता है, पर्सनल भी कुछ हो सकता है। कोई बिजनेस वाले, कोई पार्टी जब आ रहे तो ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। रिलायंस ने क्या किया? अरे उनके दोनों पार्टी से लिंक अच्छे हैं, उनकी छोड़ दो, वो दोनों जगह डोनेशन देते हैं। हाँ एक पार्टी में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, अदानी का ज्यादा है। एक समय पे कोल इंपोर्ट करने का लाइसेंस सिर्फ गौतम अदानी के पास था, मैंने बताया तो शायद स्टार्टिंग में। अभी तो चलो थोड़ा बांटना पड़ा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड कोल वही बेचते थे। और किसी को अगर इंपोर्टेड कोल खरीदना है तो उनसे ही खरीदना पड़ेगा। आज भी ये प्लास्टिक जितना भी आप यूज करते हो ना, पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक जो ग्रेन्यूल्स से बनता है, ये ग्रेन्यूल्स की ओनली एंड ओनली मोनोपोली रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। हर फ्राइडे को रेट अनाउंस करते हैं, ये रेट में लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। एडवांस पेमेंट देके लेना पड़ता है। यानी पूरे इंडिया का प्लास्टिक मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो प्रॉफिट काय में कमा रहा है? इसी में कमा रहे हो, पेट्रोकेमिकल्स में। हाँ चलो, और बस इतना ही है एक्सटर्नल में। कैपिटल बाहर से आता है अंदर से आता है? बाहर से आता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात है, कैपिटल, पैसा तो लगेगा ना। अब वो शेयर होल्डर्स दे या बैंक दे, कोई भी दे। अच्छा, इंटरनल में कौन कौन आते हैं? मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, बस दो ही लोग आएंगे। सप्लायर एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? सोचो, सप्लायर आपके फैक्ट्री के अंदर थोड़ी रहता है, वो बाहर रहता है। अगर उसकी फैक्ट्री में कुछ हुआ तो आपको अफेक्ट होगा। सप्लायर इज एक्सटर्नल। चलो, आप लोगों ने जितना भी अभी बोला ना, सब एकदम सही है। यही चीज है इस चैप्टर के अंदर। कितना आसान है। हाँ नहीं हो गया? नहीं, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है मैं अभी आपको बताता हूं। आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ना है, सुन लो पहले। आपको इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ना है। आपको एनवायरमेंटल फोर्सेस बिजनेस पे कैसे अफेक्ट होते हैं ये आपको पढ़ना है। कौन सी चीज आपके लिए डेटा है, कौन सी चीज आपके लिए इंफॉर्मेशन है, ये आपको समझना है। कल गवर्नमेंट, अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि जो एक्टिवा गाड़ी या मोपेड गाड़ी कुछ एक दो दिन के लिए कुछ 20-20 हजार रुपए सस्ती मिल रही थी, सुना आपने? BS3 इंजन गवर्नमेंट बंद कर रही थी, BS4 इंजन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया। मतलब बोला था कि BS4 आज रात के 12 बजे के बाद BS4 इंजन ही बिकेगा। तो एक्टिवा 20-20 हजार रुपए सस्ती मिल रही थी एक दिन के लिए, बहुत भीड़ लग गई थी। अब ये इंफॉर्मेशन जो है, इसका पार्ले कंपनी से कोई लेना देना है क्या? लेकिन मार्केट में कुछ तो चल ही रहा है ना। तो इट इज अ डेटा फॉर पार्ले कंपनी, बट इंफॉर्मेशन फॉर होंडा कंपनी। उनके काम की चीज है। What is data? It is the raw information. जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, हाँ कि ना? अब हर इंफॉर्मेशन हमारे काम की रहेंगी क्या? नहीं। सीए फाइनल का पेपर कैसा आया उससे आप लोगों को क्या करना है? तो भी बच्चे पंचायती करते हैं। मतलब जैसे इंटर के बच्चे जो रहते हैं ना, इंटर का पेपर तो जैसा आया वैसा आया। फाइनल का पेपर कैसा आया यार? अब पहले फाइनल में तो पहुंच जा भाई, उसके बाद फाइनल के पेपर की बात करना। ठीक है, जो ग्रुप 1 दे रहा है वो ग्रुप 2 की सोचता है। मतलब ये तो कौन सी चीज आपके काम की है, कौन सी चीज आपके काम की नहीं है, ये हमको बिजनेस में डिसाइड करना पड़ता है। जो काम की है, अच्छा चलो काम की छोड़ो, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं।
इंटरनल में भी होते हैं, एक्सटर्नल में भी होते हैं। क्या एक्सटर्नल चेंजेस हमारे काम के रहते? सारे चेंजेस नहीं, कुछ कुछ तो हमारे काम के रहते हैं। तो अगर हम उस चेंज को एडॉप्ट नहीं करेंगे या उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या होगा? अफेक्ट होगा हमारा बिजनेस। दो चीज रहती है, बिजनेस एनवायरनमेंट या तो बिजनेस को चेंज कर देता है या कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आई रिपीट, या तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी को चेंज कर देता है या कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज कर देती है। इज इट पॉसिबल? गिव एग्जांपल। रिलायंस जियो ने किया है क्या? पूरा एनवायरनमेंट ही बदल दिया। 250 रुपए के अंदर 1 GB मिलता था, रुक रुक के यूज करते थे और फोन कॉलिंग भी पैसे लगते थे। आज 150 रुपए में रोज 1 GB मिल रहा, कॉलिंग भी फ्री है। क्या एनवायरनमेंट बदला कि नहीं बदला? बाकी सारे, जियो को तो छोड़ दो, आइडिया सेल्यूलर, भारती एयरटेल, ये वोडाफोन, ये मजबूर हो गए आपको ये चीजें देने में। क्या इनका एनवायरनमेंट हिला कि नहीं हिला? हिल गया। इन लोगों को ये रेट में, यानी जियो ने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। ऐसा कर सकते हैं बिजनेस वाले। एप्पल, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल, टच स्क्रीन सबसे पहला उन्होंने ही लाया था। उसको देखा देखी आज हर कंपनी का टच स्क्रीन फोन आ गया। पहले बटन वाले फोन आते थे, नोकिया खत्म हो गया, है कि नहीं? तो इस टाइप की कुछ कंपनीज रहती है जो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट से एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इसीलिए बोलते हैं बिजनेस गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट एंड आल्सो इन्फ्लुएंसेस इट। या तो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाएगा या उसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी कर सकता है बिजनेस। ठीक है, इस टाइप की चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद हमको एक SWOT एनालिसिस पढ़ना है, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हर चीज, कोई भी चेंज अगर आता है तो या तो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, इंप्लीमेंट करके उसको एनकैश कर सकते हो, और अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, कोई चीज आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई चीज आपके लिए थ्रेट भी हो सकती है। तो ये 4 चीज का एनालिसिस हमको करना है। उसके बाद हमको माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल, नियर बाय। और मैक्रो मतलब, जब मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूं तो मैं मैक्रो की बात कर रहा हूं। जब मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं ऑफ द कंट्री तो मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं तो मैं मैक्रो की बात कर रहा हूं। जब मैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मैं माइक्रो, पक्का? तो मैं माइक्रो की बात कर, मान लीजिए मेरा टायर का बिजनेस है तो मैं जब टायर इंडस्ट्रीज की बात करूंगा तो मैं माइक्रो लेवल पे बात कर रहा हूं, और जब मैं सारी इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं तो मैं मैक्रो की बात कर रहा हूं। जब मैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इस टाइप के फैक्टर्स की बात कर रहा हूं तो मैं मैक्रो की बात कर रहा हूं। और जब मैं छोटे छोटे फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, भाई एरिया वाइज, स्टेट वाइज, ये छोटे छोटे बात कर रहा हूं तो मैं माइक्रो की बात कर रहा हूं। 6 माइक्रो फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं, 8 मैक्रो फैक्टर्स पढ़ने हैं ना, बहुत सिंपल है। तो ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर, एक पेस्टल एनालिसिस पढ़ के चैप्टर कंप्लीट। यही है इस चैप्टर के अंदर। सिंपल है, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। पहले कुछ फालतू चीजें दी हुई है जो पढ़ेंगे नहीं, आपको सिर्फ बता देता हूं। ये एंटरप्राइज है, दैट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट सर्विसेज डिजायर्ड बाय कस्टमर अलोंग विद लार्ज वेल नोन बिजनेस सच एज पेप्सी। बहुत सारी चीजें दी हुई है, कस्टमर सेटिस्फाई करना, ये सब उनका काम रहता है। ये सब कोई हमारे काम का नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिजनेस के लिए एक चैलेंज रहता है। क्या चैलेंज है? एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। प्रॉस्पर मतलब आगे बढ़ते जाना, पैसा कमाते जाना, और सेकंड है एबिलिटी टू चेंज। इस पे आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई बार, फिल इन द ब्लैंक्स बोल के। ठीक है, एबिलिटी टू प्रॉस्पर, एबिलिटी टू चेंज। जस्ट इमेजिन अ किराना शॉप। जब आप छोटे थे तो किराना वाले की दुकान में कभी गए होंगे तो वो एक कागज लेता था, एक तराजू पे रखता था, ऐसे ऐसे डालता था, वेट देखता था, ऐसे बांध के आपको दे देता था। आज ऐसा होता है क्या? अगर उस आदमी को प्रॉस्पर करना है, उस किराना शॉप वाले को, तो ही शुड बी एबल टू चेंज इट बिजनेस टेक्निक्स, बिजनेस प्रोसेसेस एक्सेट्रा। यस और नो? बैंक में पासबुक भरते हैं पर प्रिंट होके मिलती है। कोई बैंक बचा के जो लिख कर देता है? लेकिन आज से 10 साल पहले याद करो, कई बैंक ऐसे थे जो लिख कर देते थे क्योंकि वो प्रिंटर की कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आजकल कैश भरने के लिए मशीन है, पासबुक प्रिंटिंग के लिए मशीन्स लग गई है। ठीक है, एबिलिटी टू चेंज। जब तक बैंक एबिलिटी टू चेंज नहीं करेगा, आप लोग उनकी सर्विसेज यूज नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉस्पर करना है तो एबिलिटी टू चेंज, यू शुड बी एबल टू चेंज योरसेल्फ। अब ये डार्विन सुना होगा बचपन में कभी,
It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change that will survive. Struggle for existence, survival for the fittest, and the origin of new species. ये सब इसने बोला था. अब एक डेटा, एक सर्वे दिया हुआ है यहाँ पे. ओवर द टाइम से 1 year, 5 years, 10 years इन जियोग्राफिक रीजन 1000. हाँ, एनालिसिस यहाँ से. Analysis says that approximately 5 crores new firms are born every year across the globe, यानी पूरे वर्ल्ड में, और about 1,37,000 पर डे, यानी हर रोज नई 1,37,000 फर्म्स बनती है. तो उतनी बंद भी होती होंगी ना, जिसका बिजनेस चल रहा है वो बना रहा है, तो कम भी तो होता होगा. And लिखा है similar number of firms close as birth and death rates are about equal. The same number of active firms, say 1,30,000 probably, terminate trading each day worldwide. यानी पूरे वर्ल्ड का एनालिसिस इन्होंने यहाँ पे एक लिखा है कि टोटल वर्ल्ड में 5 करोड़ फर्म बनती है, उसमें से मतलब 5 करोड़ डिवाइड बाय 365 कर दो तो 1,37,000 पर डे आ जाएगा. इतनी बनती है और 1,30,000 फर्म्स बंद भी होती है. ठीक है, लोग पैदा होते तो मरते भी है ना, तो वही रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्म्स बिजनेसेस बंद भी होते हैं और चालू भी होते हैं. अब ये सब चीजें देखिए, इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ बिजनेस जो सरवाइव करते हैं वो 100 साल से ज्यादा सरवाइव करते हैं. जैसे टाटा ग्रुप. टाटा ग्रुप एस्टेब्लिश बाय दौरब जी टाटा, हिज फ्लोरिशिंग सिंस 1907. ठीक है, कुछ कुछ बिजनेस जनरली 50 साल चलते हैं, कुछ कुछ उससे भी कम चलते हैं. तो जनरल लाइफ स्पेन जो बिजनेस की देखी गई है वो 50 साल के आसपास देखी गई है. ठीक है, इसके बाद लिखा है हर बिजनेस एक यूनिक एनवायरनमेंट में रहता है. अब हमारे एनवायरनमेंट की बात स्टार्ट हो रही है. ठीक है, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड ऑल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. अंडरलाइन करो इस लाइन को, बड़े काम की लाइन है. जो आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया ना, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेसेस एंड ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस बाय इट. या तो एनवायरमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर देगा या खुद उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा. ऐसा हो सकता है. जियो का एग्जांपल सबसे बेस्ट है. पूरा आपका टेलीकॉम एनवायरमेंट ही चेंज कर दिया जियो ने. ठीक है, आगे. नो बिजनेस कैन फंक्शन फ्री ऑफ इंटरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग फोर्सेस दैट आर आउटसाइड इज पेरिफेरी. आपके बाहर के जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट किए बिना आप लोग बिजनेस कर ही नहीं सकते. सप्लायर, रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर्स पे डिपेंडेंट हो, फिनिश गुड्स के लिए कस्टमर्स पे डिपेंडेंट हो. कस्टमर भी बाहर गए, सप्लायर भी बाहर के, तो आपको तो इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा ना. गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा. यू कैन नॉट वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी. यू हैव टू फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसी, इन लाइन विद गवर्नमेंट पॉलिसी. आप अलग फंक्शन नहीं कर सकते. ठीक है, in the emerging economy, the facets of business are rapidly changing. The development in technology and faster communication have led to evolvement of newer kind of businesses. The concept of business such as online shopping were in non-existent in yesteryears. Businesses are conducted through internet that would and have led to virtual shrinking of physical boundaries between the nations. कभी सोचा था इस टाइप के होंगे, लेकिन आजकल होता है. Meaning of business environment. इन दोनों ने एक डेफिनेशन दी है, ग्लूक एंड जॉ. इनकी डेफिनेशन है एनवायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर आउटसाइड द फर्म विच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटी फॉर और थ्रेट टू फर्म. अंडरलाइन करो इसको. आउटसाइड से ऐसी चीजें आ सकती हैं जो या तो फर्म के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेंगी या फर्म के लिए थ्रेट का काम करेंगी. इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है अपॉर्चुनिटी का, थ्रेट का? आजकल एक नाम बहुत चलता है, पतंजलि. हमारे बाबा रामदेव ग्रुप, इन्होंने क्या किया? स्वदेशी बोल बोल के अपना पतंजलि का टर्नओवर 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़ पहुंचा दिया. 2000
चलो स्टार्ट करते हैं वापस। हाँ, नहीं, उसकी एक अलग स्कीम है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट वो स्टार्टअप वाले को भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। वो पूरा गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करती है, लेकिन उसमें स्कीम है, 25 करोड़ का प्रोजेक्ट होना चाहिए, इनकम टैक्स में है पूरा चीज। इंटर में पढ़ोगे, इंटर नहीं, फाइनल में आएगा वो स्टार्टअप के बाद। चलिए स्टार्ट करें वापस। कहाँ थे हम लोग? नहीं, एक सेकंड, हम लोग डेफिनेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पे थे। हमने बोला कि बी ए फर्म, ऐसा कुछ तो भी एनवायरनमेंट के फैक्टर्स रहते हैं जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट रहते हैं फर्म के लिए। तो एग्जांपल मैंने बोला था, तो जब पतंजलि की बात करें, बाबा रामदेव वाले, तो ये अब मान के चलो एफएमसीजी कंपनी हमारे कंट्री में सबसे बड़ी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए मैं एक मिनट, दो कंपनीज, तीन कंपनीज की हम लोग बात करते, रुको, हम लोग 3 कंपनीज की बात करते हैं। एक तो हमारे ये बाबा रामदेव वाली, एक बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और एक बात करते हैं हिमालय। सुना है क्या इसके बारे में? ठीक है, चलो। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, पतंजलि ग्रुप के इतना बड़ा होने से दोनों में से किस कंपनी पे असर पड़ेगा, कि दोनों पे पड़ेगा? हिमालय पे भी पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी किसके लिए और थ्रेट किसके लिए? अरे पतंजलि के आने से किसके लिए अपॉर्चुनिटी और किसके लिए थ्रेट? पतंजलि तो आया है, HUL के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। देख से लिख, आप जो बोले वो लिख देता हूं, अपॉर्चुनिटी है। अब हिमालय के लिए और सोच लो 2 बार। सोच लो, दिमाग को रब करो ऐसे ऐसे। किसके लिए अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए थ्रेट है? दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि दोनों के लिए थ्रेट है? चलो ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना। अरे सुनो सही, हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन से प्रोडक्ट बेच रहे थे? एफएमसीजी के अंदर जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहे थे, वो केमिकल वाले थे कि आयुर्वेदिक थे? केमिकल प्रोडक्ट्स थे उनके। और आप लोगों ने कभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में सुना था? जब मूवी देखने जाते थे तो एक वीको वज्रदंती की एड आती थी, बस सिर्फ देख लेते थे, कभी यूज किया था क्या? नहीं किया था। वीको भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहा था ना, क्या गलत दे रहा था? वही बोलता था 28 बेशकीमती जड़ियों बूटियों से बना हमारा टूथपेस्ट, बस यही बोलता था वो भी। ठीक है, पतंजलि ने क्या किया? वही टूथपेस्ट वो बना के दे रहे हैं, लेकिन 50% लोग यूज करने लग गए। हाँ कि ना? पतंजलि का टूथपेस्ट बहुत फेमस हो गया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वाज सेलिंग केमिकल प्रोडक्ट्स, या जो भी उनके फेस पैक, बहुत से जो भी प्रोडक्ट्स थे, वो सब शैम्पू, सोप्स एक्सेट्रा, वो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। पतंजलि ने उसके अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात की। इन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसके ये तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ये प्रोडक्ट्स में डील ही नहीं करते। वो कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं? केमिकल प्रोडक्ट्स। बाबा रामदेव बोलते केमिकल प्रोडक्ट्स बेकार है, तो अनब्रांडिंग कर रहे हैं उल्टा HUL के बारे में, और थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। HUL के लिए थ्रेट है, क्योंकि लोग वो प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देंगे। लोगों के दिमाग में आजकल नेचुरल का भूत सवार हो गया। नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और नेचुरल प्रोडक्ट्स बेचने वाली एक और कंपनी थी हिमालय, जो आज से काफी साल पहले से नेचुरल प्रोडक्ट्स बेचती थी, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं होगा। लेकिन अब बाबा रामदेव की ये नेचुरल वाली पॉलिसी को इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट इसलिए किया क्योंकि ये भी वही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना, ये भी ऑलरेडी नेचुरल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। बस इन्होंने सोचा पहले लोग केमिकल प्रोडक्ट यूज करते थे, अब लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाबा रामदेव चिल्लाते हैं गला फाड़ फाड़ के। ठीक है, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ पतंजलि के बिकेंगे क्या, कुछ हिमालय के भी बिक जाएंगे। बहती गंगा में हाथ धोना बोलते हैं ना इसको। तो भैया हिमालय के लिए ये थ्रेट नहीं है,
ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी नीम फेस वॉश का भूत सवार है। ऐड आती ना हिमालय की, दीदी आपको पहला पिंपल हुआ तो क्या किया, याद है कि नहीं, देखा कि नहीं देखा, साबुन लगाया, ये किया हो के क्या क्या, बाप रे बाप। फिर हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश, कभी सुना था नीम फेस वॉश? नहीं, पतंजलि ने स्टार्ट किया इसलिए इन्होंने स्टार्ट कर। एलोवेरा, एलोवेरा के बारे में, राजस्थान में सबसे ज्यादा एलोवेरा मिलता है। एलोवेरा की पूरी अगर आपको ट्रक भर के एलोवेरा खरीदना है तो सिर्फ 5,000 रुपए में मिलता था। कितने में? 5,000 में। ये पतंजलि ने जब से एलोवेरा 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 प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और लोगों को बोले एलोवेरा जूस पियो, क्या 2 घूंट की बात है, आती ना एडवर्टीजमेंट, और एलोवेरा के फेस पैक क्या क्या नहीं आते। ये एलोवेरा का भैया प्राइस 45,000 पर ट्रक। कितना? 45,000 पर ट्रक। कितने गुना जंप हो गया सोच लो। इसका सीधा बेनिफिट फार्मर्स को मिला जो एलोवेरा की क्रॉपिंग करते थे, ह्यूज बेनिफिट मिला इनको। ठीक है, अब ये होता है फार्मर्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए थ्रेट कैसे? भैया इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एडवर्टीजमेंट बढ़ा दी और एडवर्टीजमेंट बढ़ा दी। उसके बाद जो इनका प्रोडक्ट थे, जैसे 160 रुपीज का प्रोडक्ट है, इसको काट के 120 में देना स्टार्ट कर दिया। फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, आज तक कोई 6 हफ्ते में गोरा नहीं हुआ फेयर एंड लवली लगा के, सालों से बेच रहे फेयर एंड लवली। ठीक है, हर आदमी 6 हफ्ते के लिए ट्राई करता फिर बंद कर देता। ठीक है, 120 रुपए, 160 का प्रोडक्ट 120 में बेचा। ये सब करके भी उनका सेल गिरते गिरते रहा। आफ्टर दैट उन्होंने सोचा कि भैया अब हमको भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए, तो उन्होंने लीवर, मालूम है ना, आयुष नाम से ब्रांड स्टार्ट किया। अक्षय कुमार बोलता है सिर्फ हरी पत्तियां दिखा देते हैं तो प्रोडक्ट आयुर्वेदिक नहीं हो जाता। उनके एडवर्टीजमेंट में एक बाबा रहता है, ऐसा बड़ी ग्रंथ खोल के बैठता है, देखो मुझे मालूम है क्या आयुर्वेद है। व्हाट नॉनसेंस, सब नॉनसेंस बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये पतंजलि के एड में क्या आता, सफेद कोट पहन के सफेद झूठ भी तो बोल सकते हैं। कोलगेट जनरली डेंटिस्ट दिखाते ना सफेद कोट पहन के, डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड। वो दंत कांति वाले बोलते सफेद कोट पहन के सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, कोलगेट सबसे पहले स्टार्टिंग में बचपन में जब टूथ पाउडर यूज होता था तो कोलगेट का यूज होता था। उस वक्त लोग चारकोल, नीम, नमक ये सारी चीजें यूज करते थे। कोलगेट ने क्या बोला, ये चीजें बेकार है, काली चीजें मत लगाओ दांत पे, दांत काले हो जाएंगे, सफेद टूथ पाउडर लगाइए, इट विल बी गुड। आज पतंजलि के आने के कारण कोलगेट, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नींबू नमक है, सब चीजें कोलगेट ने ब्रांडिंग करी कि नहीं करी? हाँ, वेद शक्ति भी आ गए। यानी वो एक एप्पल खाते प्रियंका चोपड़ा आके खड़ी हो जाती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यानी किसी भी हद तक गिर सकते पब्लिसिटी के लिए, कुछ भी, यानी कुछ भी एकदम। तो चलो सुनो काम की बात, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हम 2 चीज की बात कर रहे थे। कौन सी फर्म के जायंट होने से किस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किस में थ्रेट आ सकती है, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस का इंटेंशन। हिंदुस्तान यूनिलीवर को इसमें घुसना ही पड़ा जबरदस्ती, प्रोडक्ट भी सस्ते करने पड़े। क्यों? पतंजलि इज अ बिग जायंट, एफएमसीजी में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यस और नो? कोलगेट का तो सबसे ज्यादा बैंड बजा है, कोलगेट पामोलिव का सबसे ज्यादा बैंड बजा है, क्योंकि उनका एक ही प्रोडक्ट था। इनके तो चलो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और हिमालय के लिए अपॉर्चुनिटी, एलोवेरा फेस वॉश, नीम फेस वॉश, शैम्पू, ये सब हिमालय ने लॉन्च कर दिया और एडवर्टीजमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया। तो हिमालय का भी प्रोडक्ट अच्छे हैं, वो बिकने लग गया। यस और नो? चलो जाने दो, आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ये दोनों की डेफिनेशन है। एनवायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म विच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटीज फॉर और थ्रेट टू द फर्म। Although there may be many factors, the important one are socio-economic, technological, supplier, competitor and government. ये सारे फैक्टर्स आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में ये हमारी बिजनेस फर्म है, ये सप्लायर है, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट लॉ बनाती है, सप्लायर हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, कॉम्पिटिटर के हिसाब से हमको चलना पड़ता है, और क्रेडिटर्स जो हमको पैसा देते हैं उधार।
क्रेडिटर्स हमको रॉ मटेरियल सप्लाई कर दो या कैपिटल दे दो, ये हमारे क्रेडिटर्स। ये सब हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर एक भी तकलीफ देगा तो हमारे बिजनेस को इंटरनली तकलीफ आ सकती है। यस और नो, बस ये चैप्टर का क्रक्स यही है। एनवायरनमेंट 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 खेलते रहो, 2-3 लेक्चर जितना भी ये चलेगा, ठीक है। आगे मॉडर्न ऑथर्स, ये तो पुरानी बात थी। मॉडर्न ऑथर्स बोलते हैं कि बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस पॉलिसीज एंड एक्शंस आर एक्शंस एज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले के ऑथर सिर्फ बोलते थे सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करना पड़ता है। मान लीजिए अगर लेबर स्ट्राइक हो जाती है कंपनी के अंदर, तो वो इंटरनल प्रॉब्लम हुई कि नहीं, उससे बिजनेस अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? 100% अफेक्ट होगा। किसी कंपनी में पावर चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, मैंने आपको मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया था, नोएडा के अंदर कुछ समय के लिए पावर कट हो गया था, पावर सप्लाई बंद हो गई थी, तो मारुति सुजुकी ने क्या किया, रातों रात बाजू की जमीन लैंड एक्विजिशन किया और इमीडिएटली पावर प्लांट डाल दिया, कैप्टिव पावर प्लांट, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, खुद को यूज करने के लिए थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश कर दी। उनके पास पैसा था, कुछ भी कर सकते। तो ऐसे चीज में आपकी इमेज क्या हो जाएंगी मारुति सुजुकी को लेके? गुड इमेज बिल्ड करोगे कि आप पुअर इमेज बिल्ड करोगे? ऑब्वियसली गुड इमेज बिल्ड करोगे। कंपनी इज अ बिग जायंट, इनके पास इतने पैसे है कि कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। परसेप्शन बदल जाता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, सिंपल है। पहला है कॉम्प्लेक्स। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स मतलब उसको स्टडी करना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें एक चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता, उसमें कई सारी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स रहते हैं जिससे इन्फ्लुएंस होता है। अलग अलग फैक्टर्स है, इवेंट्स है, कंडीशंस है दैट इन्फ्लुएंस, एंड इन्फ्लुएंस आर अराइजिंग आल्सो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। कई बार आउटसाइड इंडिया के भी कुछ इन्फ्लुएंस रहते हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई चीज इंडिया के अंदर नहीं बनती थी, अभी आप लोग रिसेंटली सुना होगा गवर्नमेंट ने रिटेल में 100% एफडीआई अलाउ किया। रिटेल के अंदर, रिटेल चेन के अंदर 100% एफडीआई अलाउ किया। पहले 100% नहीं था, 50% ही था। तो किसी फॉरेन कंपनी को अगर यहाँ पे रिटेल बिजनेस करना है, रिटेल शॉपिंग का बिजनेस करना है, तो उसको किसी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होके 49% स्टेक खुद का रख के 51% स्टेक दूसरे का रख के करना पड़ेगा। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जिससे इसको फर्क पड़ेगा और जो कंपनी इंडिया में आएंगी? वॉलमार्ट, अलीबाबा तो ऑनलाइन वाला है, ऑनलाइन वाला है। मैं रिटेल चेन स्टोर्स की बात कर रहा हूं। यहां पर यूएस में सबसे ज्यादा वॉलमार्ट चलता है। अलीबाबा के है क्या चेन स्टोर? सुना नहीं मैंने कभी। वॉलमार्ट इज द बिगेस्ट जायंट इन रिटेल। अभी जब आप वॉलमार्ट के बारे में पढ़ोगे ना, आपकी 32nd कंपनी वॉलमार्ट है। जो अपन कंपनीज पढ़ने वाले ना, आपको ऐसा लगेगा सर अभी तक हम फालतू कंपनीज पढ़ रहे थे। वॉलमार्ट का जब रेवेन्यू, वॉलमार्ट के एम्प्लॉइज 23 लाख लोग काम करते हैं वॉलमार्ट में। कितने? 23 लाख, नागपुर की पॉपुलेशन के आसपास, ठीक है। और वॉलमार्ट इंडिया के अंदर था नहीं, भारती ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने फॉर्म किया था कंपनी, लेकिन वो चला नहीं। अब वॉलमार्ट इंडिया में फुल है, क्योंकि 100% एफडीआई अलाउ हो गया रिटेल के अंदर। अब सबसे किस कंपनी के लिए? बिग बाजार, क्योंकि बिग बाजार वाले यही तो बिजनेस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जितनी भी ऑनलाइन कंपनी, वॉलमार्ट इज द बिगेस्ट जायंट, वर्ल्ड लीडर। वॉलमार्ट वर्ल्ड लीडर है, तो ये सबको तकलीफ आनी है। और तो और वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, सुना होगा आपने। 77% स्टेक फ्लिपकार्ट में एक्वायर किया। मतलब वो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। किसके लिए थ्रेट है? ऑब्वियसली अमेजॉन, अलीबाबा। हालांकि अमेजॉन, अलीबाबा आर द बिग जायंट, उनको कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वॉलमार्ट इज ऑल्सो बिग जायंट इन इट्स फील्ड। उनके पास भी कोई पैसे की कमी नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो रहता है कॉम्प्लेक्स रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेहेंड एट वंस द फैक्टर्स कंस्टिट्यूटिंग अ गिवन एनवायरनमेंट। आप एकदम से कोई चेंज आता है तो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है, पहले आजकल मोबाइल फोन्स आ गए। देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। मोबाइल फोन्स मेकिंग म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स मेकिंग बुक्स ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड कर देना, ठीक है। आजकल आप डायरेक्टली आईपैड के ऊपर कोई बुक पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आजकल आप लोग मोबाइल फोन्स पे गाने सुनते हो। कभी कोई म्यूजिक प्लेयर खरीदते हो क्या आजकल आप? नहीं, मोबाइल के अंदर गाने डाउनलोड कर लो, कॉर्ड लगा लो और सुन लो। यस और नो? तो मोबाइल फोन के आने के कारण, मोबाइल फोन्स के अंदर इनबिल्ट MP3 प्लेयर आने के कारण म्यूजिक सिस्टम बिकना बंद हो गए। आजकल CD प्लेयर बिकते हैं, कभी सुना है? टीवी के अंदर पेन ड्राइव लगा लेते हैं और हम मूवी देख लेते हैं। CD थोड़ी खरीदते हैं हम लोग। खरीदते क्या?
नहीं खरीदते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, कब क्या होगा बता नहीं सकते, इट्स प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं। सेकेंड है डायनामिक। डायनामिक मतलब बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले हम लोग म्यूजिक कंपनी की बात करते हैं, म्यूजिक कंपनी या फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री म्यूजिक राइट्स बेचती थी, टिप्स को, टी सीरीज को, ऐसे बहुत सारी कंपनी रहती है जो म्यूजिक राइट बेचा जाता था। और टी सीरीज हो गया, टिप्स हो गया, ये क्या करते थे, कैसेट निकालते थे और वो कैसेट पब्लिक को बेचते थे और उससे पैसे कमाते थे। आजकल ऐसा होता क्या, आजकल क्या होता, यूट्यूब पे सॉन्ग आ जाते हैं, गाना नाम की साइट है उस पे आ जाते हैं, तो ये जो राइट्स दिए जाते हैं वो उस साइट्स को, यूट्यूब को बेच दिए जाते हैं और आप लोग उससे डाउनलोड या तो फ्री में कर सकते हो या चार्जेबली कर सकते हो, दोनों चीजें रहती हैं। वही लिखा है, द फिल्म इंडस्ट्री जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम रिंगटोन्स, कॉलर ट्यून रादर देन सेल ऑफ म्यूजिक सीडी, क्योंकि बंद हो गया ये एनवायरनमेंट, बहुत डायनामिक। तीसरी जो चीज है मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड मतलब एक सिक्के के दो पहलू रहते हैं ना, वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के ये दो नहीं है, बहुत सारे फेसेस है। ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। मतलब क्या, देखो पता चलेगा। कोई भी एक चीज अगर डेवलप होती है तो कुछ कंपनी तो उसको वेलकम करती है, कुछ कंपनी उसको रेजिस्ट करती है। आजकल पहले टीवी चलते थे वीडियोकॉन के, बड़े वाले टीवी, सीआरटी टीवी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आया प्लाज्मा टीवी, उसके बाद आए एलसीडी, उसके बाद आए एलईडी, अब आए कर्व टीवी, 3D टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे आ रहे हैं। किस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी बनते जा रही है और किस कंपनी के लिए थ्रेट है? सोनी, सैमसंग इसको अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहे हैं, नया नया इनोवेशन कर रहे हैं। फर्स्ट कर्व टीवी वाज लॉन्च बाय सैमसंग। एमआई कंपनी, शाओमी, पतले पतले टीवी, इसके उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेट वीडियोकॉन बंद हो गया, एलजी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, ठीक है। ओनिडा तो दिखता ही नहीं, पैनासोनिक भी नहीं दिखता, उन्होंने तो बिजनेस ही बदल दिया पैनासोनिक ने। तो ये लोग इस चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाए, इसको रेजिस्ट करना था तो ये चेंज ने इनको चेंज कर दिया। और जो सैमसंग है, सोनी है, वो लोग, एमआई है, ये टाइप की कंपनीज इस चेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया और ये लोग आगे बढ़ गए। मल्टीफेसेटेड यानी आप किसी चीज को कैसे देखते हो, आपका नजरिया क्या है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कोई आदमी कोई चीज को अपॉर्चुनिटी ले सकता है, कोई आदमी कोई चीज को थ्रेट ले सकता है, डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड क्या है। इसलिए बोलते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस कम भी हुआ तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बड़ा भी तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। फार रीचिंग इम्पैक्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन अगर होता है कोई भी एनवायरमेंट चेंज होने के कारण, तो वो इम्पैक्ट सिर्फ आज कल के लिए नहीं रहता। कोई भी डिसीजन अगर गलती हो गई तो उसका फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है, और कोई डिसीजन अगर बढ़िया ले लिया तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। आदित्य बिरला ग्रुप का इस पे एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले इनका आइडिया सेल्यूलर्स आया था, आदित्य बिरला ग्रुप का। सबसे पहले तो लोग सीमेंट बनाते थे, सीमेंट बनाने के बाद इन्होंने देखा कि बिरला सीमेंट से ज्यादा अच्छा एल&टी सीमेंट चल रहा है। एल&टी का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? एल&टी का नाम नहीं सुना? लार्सन एंड टूब्रो, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द कंट्री। आपके सिलेबस में भी है, ये कंपनी के अंदर आप लोग पढ़ोगे एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। लार्सन एंड टूब्रो एल&टी सीमेंट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीमेंट इन द कंट्री। आदित्य बिरला ग्रुप ने, कुमार मंगलम बिरला ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने क्या किया, इस ग्रुप को एक्वायर कर लिया कि भैया सीमेंट डिवीजन ऑफ दिस ग्रुप हमको चाहिए। तो इन्होंने कुछ तो भी, जितने में भी इनकी डील हुई होंगी, आफ्टर दैट उन्होंने क्या बोला कि हम ये जो नाम है एल&टी नाम, अगर आपको नाम भी चाहिए तो इसके 2000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। कितने लगेंगे? 2000 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 2000 करोड़। आज से ये 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले 2000 करोड़ यानी आज के कम से कम 50,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो कुमार मंगलम बिरला नहीं बोले हमको ये नाम नहीं चाहिए, बट उन्होंने एक कंडीशन डाली कि ये नाम आप हमको 6 महीने तक यूज करने दोगे, उसके बाद हम नाम यूज करना बंद कर देंगे, ठीक है। उनका ये विजन था कि ये 2000 करोड़ देने से अच्छा मैं 500 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में लगा दूंगा और ये नाम को अल्ट्राटेक नाम से जोड़ दूंगा। उन्होंने क्या किया, 6 महीने तक कंटिन्यूसली एडवर्टीजमेंट करी।
हर जगह हर गली में होर्डिंग लगा है, जहां जहां सीमेंट के उनके डीलर्स थे सबके यहाँ होर्डिंग्स उन्होंने अपने पैसे से लगवाए। और एलएनटी सीमेंट अब हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट, सिर्फ नाम बदला और कुछ नहीं, ये नारा देना स्टार्ट कर दिया। 6 महीने तक लोग 6 महीने बाद लोग एलएनटी को भूल गए और एलएनटी की जगह आज नाम चलता है अल्ट्राटेक। 2000 करोड़ का काम कितने में कर दिया? 500 करोड़ में। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं सोच। अच्छा, उनको मालूम था सीमेंट बिजनेस ग्रो होने वाला है, सेल्यूलर बिजनेस में कंपटीशन बढ़ने वाला है, उनको मालूम था। उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस में मूव कर दिया। टेक्सटाइल बिजनेस, आज कोई भी मॉल में चले जाना, कोई भी बड़ा ब्रांड उठा के देख लेना, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया या मार्केटेड इन इंडिया बाय आदित्य बिरला ग्रुप। पेंटालून्स हो, ये हो, कहीं भी चले जाओ, कलर प्लस, वैन हुसैन, जो भी ब्रांड आपको पसंद है जाके देख लेना, उसके टैग पे आदित्य बिरला ग्रुप का टैग रहेगा। रेमंड को खत्म कर दिया, रेमंड इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। एक्चुअली टेक्सटाइल बिजनेस में 100% एफडीआई अलाउ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, बाहर की कंपनीज ने आदित्य बिरला ग्रुप के साथ टाई अप कर लिया। आदित्य बिरला ग्रुप तो इंडियन ओरिजिन की कंपनी है, उनके साथ टाई अप करके जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो इंडिया में लेके आ गए। समझ आई बात? तो ये होता है दिमाग, सोच, फार रीचिंग इंपैक्ट बोलते हैं ना हम लोग। Organization like Aditya Birla Group has moved to textile, cement, to retail as well as financial service. Aditya Birla Capital सुना है? बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ये सब बिजनेस के अंदर भी वो मूव हो चुके हैं। एज वेल एज टेलीकॉम ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। हर तरह का बिजनेस किया, क्योंकि कोई बिजनेस खराब चलेगा तो कोई बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये जो ग्रुप है बिरला ग्रुप, ये कभी डाउन नहीं आएगा, हमेशा चलता रहे। इसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का फार रीचिंग इम्पैक्ट। ये जरूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना कि हम ऐसे ही फालतू टाइम पास? किसी को ऐसा लग रहा कि नहीं ना सर, क्या एनवायरनमेंट की स्टडी करना है, ऐसे ही बिजनेस कर सकते हैं? एनीबडी? कि जरूरी है क्या? इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है फिर? काय को कर रहे हैं सब? इंपॉर्टेंस बताओ। अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, और ग्रोथ के चांसेस कहां ज्यादा है, और मार्केट एक्वायर नहीं, मार्केट में जगह बनाने की, मार्केट पोजीशन एक्वायर करने की, और गुडविल भी पता चलती, क्वालिटी, बेंचमार्किंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है इन दिस एनवायरनमेंट। चलिए, ये तो आप लोगों ने अपने मन से बोला, हम इसमें क्या है वो भी देख लेते हैं। पहला, there is a close and continuous interaction between a business and environment. This interaction helps in strengthening the business firm and using its resources more effectively. It helps business in following ways. पहला जो आप लोगों ने बोला, determining opportunities and threat. एनवायरमेंट से पता चल रहा है ना कि क्या चेंज आ रहा है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे लिए थ्रेट है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो क्या करो? ग्रैब करो, एनकैश करने की कोशिश करो। थ्रेट है तो क्रिकेट में जब भी शॉर्ट बॉल आती है तो हम उसको पुल करते हैं, हुक करते हैं, और जब भी कोई यॉर्कर आती है तो उसको डिफेंड करते हैं। वैसे ही अपॉर्चुनिटी को एनकैश करो और जो थ्रेट है उसको डिफेंड करना पड़ेगा। थ्रेट से बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थ्रेट को आप फेस नहीं कर पाओगे। द इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट वुड हेल्प ब्रिंगिंग आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंड थ्रेट टू बिजनेस। हमको ये पता चलेगा। सेकेंड है गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है? आपको कौन से डायरेक्शन में ग्रो करना है ये आपको बिजनेस एनवायरनमेंट से पता चलेगा। अभी हमने पतंजलि और वो एग्जांपल दिया, हिमालय को पता चल गया कि हमको कौन से डायरेक्शन में ग्रो करना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी समझ में आ गया कि हमको लीवर आयुष के डायरेक्शन में ग्रो करना है, और पतंजलि को भी ये समझ में आ रहा है हमको कौन से डायरेक्शन में ग्रो करना है। यस और नो? तो सबको एनवायरनमेंट से ही पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में ग्रो करना है। बाबा रामदेव दवाई बेच रहे थे, दवाई के बाद उनको एफएमसीजी अच्छा लगा, और तो और उन्होंने पतंजलि आटा नूडल्स भी निकाल दी। पहले मैगी को बैन करवाया, ये मैगी बैन रातों रात किसने करवाया? इन्होंने करवाया। एफडीआई को भेज दिया मैगी की फैक्ट्री पे, और वो टेस्टिंग हो गई उनके प्रोडक्ट की, और कुछ समय के लिए मैगी बैन हो गई। हाँ कि ना? और उस समय बराबर 1 हफ्ते में उनके नूडल्स लॉन्च हो गए। तो क्या 1 हफ्ते में नूडल्स बन के तैयार हो गए क्या? सालों से पहले प्लानिंग थी, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है ना, बीजेपी गवर्नमेंट, बाबा रामदेव की गवर्नमेंट है। देखो गवर्नमेंट कितना बड़ा फैक्टर रहता है। अगर गवर्नमेंट आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
यू कैन डू एनीथिंग इन द कंट्री अगर गवर्नमेंट आपके साथ है तो, ठीक है। तो इनको पता चल गया ग्रोथ, क्योंकि मैगी के अंदर जो चीजें थी ना, उससे और घटिया तरह की चीजें अपन लोग रोज खाते हैं। जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं ना, स्ट्रीट फूड या ये अजीनोमोटो वगैरह सब मंचूरियन वगैरह में, ये उससे ज्यादा घटिया चीज है। तो ऑलरेडी फिर मैगी ने क्या गुनाह कर दिया भैया, ठीक है, चलो जाने दो। तो सबको ग्रोथ का डायरेक्शन पता चला। और पतंजलि पता है काय में आ रहा है, एक रेस्टोरेंट चेन भी खोल रहे हैं वो लोग। सुना है कि पतंजलि का रेस्टोरेंट चंडीगढ़ में खुला है, क्या नाम है पता है? पौष्टिक। सही में पौष्टिक नाम का रेस्टोरेंट चंडीगढ़ में खुला है। एंड पी से स्टार्ट करते हैं, उनकी एक आदत है पी से। पौष्टिक नाम का रेस्टोरेंट खुला है एंड बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मतलब उसके फोटोज से मेरे पास, कल आपको दिखाऊंगा। अभी है नहीं, इसमें नहीं है, मेरे मैकबुक में है, मैकबुक से लाके दिखाऊंगा। तो हमें कुछ भी अच्छा, एक और सर्विस उन्होंने स्टार्ट की, पता है आपको? टेक्सटाइल्स भी स्टार्ट है, लेकिन वो बड़े लेवल पे नहीं हुआ अभी। और हो गया, सिक्योरिटी सर्विसेज स्टार्ट किया है, मालूम है? पराक्रम नाम से सिक्योरिटी सर्विसेज भी वो देने वाले हैं। चलो जाने दो, उनको ऐसा लग रहा है इस फील्ड में ग्रो करना चाहिए, तो उस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, हर फील्ड में जा रहे हैं। पतंजलि के सोलर पैनल्स भी आए हैं। सिम कार्ड, हाँ शायद सुना था मैंने, वो तो आ चुका, BSNL के साथ टाइप है, वो आ चुका। लेकिन ये जो सोलर पैनल्स लगते हैं ना रूफ पे, ये भी शुरू कर दिया पतंजलि, यानी इलेक्ट्रॉनिक में भी आ रहे हैं धीरे धीरे। ये दिमाग बाबा रामदेव का नहीं है, आचार्य बालकृष्णन का है। उन्होंने जितने भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिटायर्ड एम्प्लॉइज थे, सबको काम पे रख लिया। ये एकदम से इतना ग्रो अपने आप नहीं हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करते हैं, 60 इयर्स के बाद रिटायर कर देती है। तो जितने भी रिटायर्ड थे उन सबको इन्होंने काम पे लगा दिया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करता है, कैसे बनाता है, कौन से प्रोडक्ट बनाता है, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कहाँ से पैकेजिंग होती है, ये सारी चीजें उनको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्री में मिल गया। बस घर का बेदी लंका ढाता है, यस और नो, बस। चलिए आगे चलते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग, क्या बिजनेस से हम हमेशा एक बार सीख लिया फिर बंद हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, यू हैव टू लर्न कंटिन्यूसली थ्रू बिजनेस। बिजनेस से आप कंटिन्यूसली लर्न कर पाते हो। इमेज बिल्डिंग, ये आप लोगों को मैंने मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया था। इसके अंदर पावर प्लांट उन्होंने रातों रात जगह खरीद ली और पावर प्लांट डाला दिया। ये एनवायरमेंट से एक थ्रेट आई कि अब आपको 2 महीने के लिए पावर नहीं मिलेगा। पावर नहीं मिलेगा तो क्या 2 महीने खाली बैठे रहेंगे क्या? नहीं, एक काम करो, खुद का पावर प्लांट डाल दो। ये होता है इमेज बिल्डिंग, ठीक है। अब आपके नजर में क्या इमेज होगी मारुति सुजुकी की? एक अलग इमेज है। 2 महीने अगर ताला मार के चुपचाप बैठ जाते तो क्या इमेज रहती? डाउन हो जाती। तो ये होता है इमेज बिल्डिंग। वही लिखा हुआ, जो बोला है वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। मीटिंग कॉम्पिटिशन, it helps the firm to analyze the competitor strategy and formulate their strategy accordingly। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कॉम्पिटिटर कुछ जा रहा है और अपन अलग जाएंगे तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है हम, ठीक है। डिपेंड करता है हमारा कॉम्पिटिटर कितना बड़ा है। पतंजलि वीको को तो नहीं देखेगा ना, पतंजलि देखेगा कोलगेट पामोलिव को या HUL को। और हिमालय किसको देखेगा? वीको को देखेगा क्या? नहीं, वो देखेगा पतंजलि ग्रुप को, ठीक है। तो कभी भी कॉम्पिटिटर ऐसा होना जो थोड़ा सा अपने लेवल पे हो, एकदम डाउन लेवल वाला भी नहीं चाहिए और एकदम अप लेवल वाला भी नहीं चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, क्या रिलेशनशिप है क्या कुछ रिलेशनशिप की? कुछ भी नहीं है। देखो डायग्राम से समझ में आएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों साइड है, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस एंड पावर। सही है क्या? डायग्राम देख के समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है डायग्राम देखते हैं? ये डायग्राम देख के ये समझ में आ रहा है हमको कि ये बिजनेस है और ये इधर दोनों साइड में एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, बिजनेस एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से। कुछ इंफॉर्मेशन अंदर भी आती है, कुछ इंफॉर्मेशन बाहर भी जाती है। साथ ही साथ रिसोर्सेज भी एक्सचेंज होते हैं। मैन, मटेरियल, लेबर, कैपिटल, ये सारे क्या है? रिसोर्सेज है जो बिजनेस को जो बिजनेस वाले यूज करते हैं। ये रिसोर्सेज आते कहाँ से हैं? एनवायरनमेंट से, बाहर से आते हैं ना, अंदर थोड़ी रहते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस एंड पावर, अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस भी करता है, पावर भी करता है, ठीक है। और आगे लिखा है, देखिए पहला है आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन।
क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है? हर तरह की इंफॉर्मेशन. The organization scans the external environment variables, their behavior and the changes, generates important information and uses it for planning, decision making and control purpose. Information generation is one way to get over the problems of uncertainty and complexity of external environment. Information is to be gathered on economic activity and market conditions, technological development, social and demographic factors, political government factors and postures. ये जितने भी अभी बोल रहा हूँ ये एक एक हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी ये एक एक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं. डिटेल में हम लोग एक एक चीज़ें पढ़ने वाले हैं. डेमोग्राफिक क्या होता, पॉलिटिकल क्या होता, सोशल क्या होता, इकोनॉमिक क्या होता, टेक्नोलॉजिकल क्या होता, इकोनॉमिक क्या होता, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं और डिटेल में पढ़ने वाले हैं विथ एग्जांपल्स. तो अभी ये चीज आपको डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूं, दो बार बता के कोई मतलब नहीं. ठीक है. बोथ करंट एंड प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. सही बात है. करंट इंफॉर्मेशन यानी प्रेजेंटली क्या है, और प्रोजेक्टेड यानी फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. चलिए आगे चलते. रियलिटी बाइट, एक रियलिटी दी हुई है यहाँ पे. Any data having commercial importance is information. कोई भी डेटा जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है वो इंफॉर्मेशन है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन गवर्नमेंट लॉ फॉर न्यू व्हीकल इंजन नॉर्म्स इज डेटा फॉर बिस्किट मैन्युफैक्चर बट इट इज एन इंफॉर्मेशन फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर. गवर्नमेंट ने अभी बीच में लॉ लाया था, BS3 इंजन बैन होने वाले. एक नया लॉ और आया है, BS6 इंजन आने वाले हैं कार के लिए. और BS6 टेक्नोलॉजी अगर यूज करती है तो डीजल कार वुड कॉस्ट 3 लाख 2.5 लाख टू 3 लाख रुपीस पर कार कॉस्टली, और पेट्रोल कार 2.5-3 लाख रुपए सस्ती पड़ेंगी. पहले डीजल और पेट्रोल के रेट में 30 रुपए का फर्क था. आज डीजल और पेट्रोल के रेट में सिर्फ 8 या 9 रुपए का फर्क है. कौन सी कार लेना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली पेट्रोल कार. नेक्स्ट ईयर से मारुति सुजुकी डीजल कार मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर रही है. सुना था ये आपने? न्यूज आई थी, मारुति सुजुकी इज गोइंग टू क्लोज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीजल कार. क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, 3-3 लाख रुपए महंगा भी पड़ेगा, ऊपर से पेट्रोल डीजल का रेट ऑलमोस्ट सेम आ गया, तो कौन खरीदेगा डीजल कार? उससे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दो ना, दैट्स मच बेटर. डीजल कार में मेंटेनेंस भी थोड़ा ज्यादा रहता है. चल ये पास हो गया. हाँ न्यूज आई थी ना. एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस कहां से आते हैं? बोर होने लग गया क्या? थोड़ा सा ज्यादा हो गया सर, थ्योरेटिकल पार्ट है. ऐसे मुझे लगा ही था. आज एक सहारा ग्रुप का बताता हूं आपको. सहारा ग्रुप, कल किसी ने पूछा था सर सहारा ग्रुप में क्या हुआ था. पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं फिर सहारा की बात कर लेते. ठीक है, नहीं तो सहारा लग जाएगा आप लोगों को. एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज. द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स, देखो कैसे एनर्जी आ गई सबके अंदर. बिल्कुल हाँ, चलो कुछ तो भी सर कहानी बताने वाले हो. Organization receive input, finance, materials, manpower, equipment, etc. from external environment through contractual and other arrangement. The resources are often categorized as 5M: men, money, method, machine, material. ये सारी चीजें प्रोडक्शन में जरूरी है कि नहीं है? और ये सारी चीजें कहां से आती है? कहां से आती है? बाहर से आती है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आती है. ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं. हाँ एक और काम की चीज है. द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ इट आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट. आपको जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, इसको बेचना भी तो पड़ेगा, तभी तो पैसे कमाएंगे. तो किसको बेचेंगे? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आपके क्लाइंट ग्रुप को बेचना पड़ेगा. देयर इज ऑल्सो एन इंटरेक्शन प्रोसेस परसीविंग द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड कैटरिंग देम टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड ऑफ द क्लाइंट ग्रुप सच एज कस्टमर, एम्प्लॉय, शेयरहोल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर, लोकल कम्युनिटी, जनरल पब्लिक एंड सो ऑन. ये सब लोग आपके क्लाइंट ग्रुप है, इन सबको आपको सेटिस्फाई रखना जरूरी है. लास्ट, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर. ये आपको बताया था, इसमें अपन ने एग्जांपल दिया था इसका पतंजलि का. देख लो, पढ़ते क्या? पढ़ते क्या? पढ़ो सही, क्या लिखा है? FMCG company Patanjali endorsed by Baba is known a big player in industry and is giving a tough competition to well-established FMCG players like Hindustan Unilever, Godrej, Dabur. डाबर को तो भूल ही गए अपन. डाबर की हनी की बैंड बजा दी इन्होंने. हनी के नाम पे मनी की लूट, ऐसा बोलते ना.
140 रुपए वाली हम 72 में दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे, टोटल बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। नहीं, डाबर हनी भी कोई अच्छी नहीं है, वो भी शुगर है, उसमें भी शुगर है, पतंजलि हनी में भी शुगर है, कभी उसको गर्म करके देखना, उल्टा ज्यादा शुगर है, ठीक है। हनी यानी क्या होता है, वो हनी भी मतलब वो रहता है ना, प्योर हनी चीज अलग हो गई, वो इतने सस्ती मिल ही नहीं सकती, ठीक है। और प्योर हनी की रिक्वायरमेंट पूरे कंट्री की हम फुलफिल ही नहीं कर सकते, उतने मधुमक्खियां ही नहीं है तो फुलफिल क्या करेंगे, ठीक है। हनी इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन आवर कंट्री, हनी इज टोटली आर्टिफिशियली क्रिएटेड। Nowadays, people prefer Ayurvedic products over chemical products. Patanjali's success has taken it to position where it can influence the market surely. चलिए यहाँ पे अब आपको, हाँ ये भी पढ़ लो थोड़ा सा, क्या करते हैं, गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट, कॉम्पिटिटर्स about the public preference and demands, and then uses it to fulfill them through modification in the existing product or launching new products. ये आप लोगों को बता दिया। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, ये थोड़ी देर बाद पढ़ते, पहले आप लोगों को एक कहानी बता देता हूँ। कल एक जने ने पूछा था, सर सहारा ग्रुप के बारे में सुना है क्या? सहारा इंडिया सुना है पक्का? जेल हो गई बेचारे को, सुब्रत रॉय को। तो सहारा ग्रुप के अंदर कभी ऐसा, आप लोगों के किसी के पैसे हैं सहारा ग्रुप में? क्या बात कर रहे हैं, आपने इन्वेस्ट किए थे? नहीं, सहारा सिटी चीज अलग है बेटा, सहारा सिटी चीज अलग है। सहारा सिटी मतलब आपने वहां पे फ्लैट लिया होगा या जगह ली, वो चीज अलग हो गई। मैं कह रहा हूं सहारा ग्रुप जो, उस चीज के लिए उनको सजा नहीं हुई है। सहारा ग्रुप के अंदर आज से काफी साल पहले इसने क्या किया था, एक एमबी वैली प्रोजेक्ट है इसका, एमबी वैली प्रोजेक्ट है, उसके लिए पैसे, मतलब और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए उन्होंने पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे। उस टाइम पे वो अलाउड था, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए एंड उसके विद इंटरेस्ट उनको कुछ समय बाद वापस देने की बात हुई। अब ये जनरल पब्लिक को कभी इशू ही नहीं किए गए, जनरल पब्लिक को इन्होंने कभी इशू नहीं किया, लेकिन इसमें देखिए 3 तरह के रिस्पॉन्स दिए हुए, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरमेंट। बहुत सारे प्रोजेक्ट, एमबी वैली प्रोजेक्ट फेल हुआ था, और भी उन्होंने बहुत सारे, उतना मुझे ध्यान नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे वो, उसलिए उन्होंने पब्लिक से पैसा लिया। हाँ, पुणे के आसपास ही है। हाँ तो वो बन, इसीलिए तो बेच नहीं पा रहे उसको। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एमबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम कर दो, तो जो पैसे आएंगे वो पब्लिक को दे दो, या तो आप उतने पैसे कोर्ट में जमा कर दो, या एमबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम करके हम लेंगे। तो एमबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब सुब्रत रॉय के जो एडवोकेट है वो मना कर रहे हैं, अभी तक नीलामी हुई नहीं है। तो जो फंसेंगे वो पूरा ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, मतलब वो पैसा। अब देखो, चलो आपकी बात एक बार फिर से ले लेते हैं। आप लोग ये जितना भी एमबी वैली प्रोजेक्ट के अंदर जिन जिन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ये सब अपने ज्यादातर जो कैश पैसा है उनका, ब्लैक मनी जिसको आप लोग बोलते हो, ये इन्वेस्ट कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, एमबी वैली प्रोजेक्ट बन रहा है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। जो पैसा आया वो पैसे से सीमेंट, ब्रिक्स, जो भी चीजें खरीदी गई वो पैसे से ही खरीदा। अब वो जितनी चीजें खरीदी सब पे इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला गवर्नमेंट को। अब मान लीजिए अंबुजा सीमेंट से सीमेंट लिया होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल गया, अंबुजा सीमेंट की इनकम हो गई, क्या अंबुजा सीमेंट उस पर डायरेक्ट टैक्स पे करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या, कहां से ब्लैक मनी रहा फिर? वो फर्क सिर्फ इतना है कि एक आदमी ने टैक्स नहीं दिया, दूसरे ने दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट को तो टैक्स मिला ना, वो पैसा तो इकोनॉमी में आया ना। अरे भैया, उनकी इनकम थी, उन्होंने छुपा दी। अरे लेकिन ब्लैक मनी ब्लैक रही कहां? वो तो दूसरे के हाथ में आके व्हाइट हो गई ना वापस। यही तो मैं बोल रहा हूं, ब्लैक मनी नहीं, इट्स अ पैरेलल इकोनॉमी चल रही है साइमल्टेनियसली, दिन भर इधर से उधर जंप होते रहती है। वो जो पैसा है वो इधर से उधर जंप होते रहता है, तो इधर से इधर आएगा तो व्हाइट बन जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो ब्लैक बन जाएगा। आपके पास 1 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है तो घर में सजा के रखोगे क्या, कि उसको कहीं ना कहीं ब्लैक के काम में लगाओगे? ये बताओ, कहीं ना कहीं लगाओगे। प्रॉपर्टी ले ली, समझ लो आपने अपना घर बना लिया, वो प्रॉपर्टी आपने ली, आपने उसकी रजिस्ट्री कराई,
कैश पैसे दिए, तो जिसको पैसे दिए उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रजिस्ट्री पे जीएसटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर वो पैसा ब्लैक कहाँ रहा, वो तो व्हाइट आ गया ना, तो सिस्टम में आ गया ना भैया, बैंक में आ गया ना। और बाकी जाने दो, अभी नोटबंदी होने के बाद तो पूरा का पूरा पैसा 99.3% नोट्स तो वापस आ गए, तो ब्लैक रहा कहाँ। और आपको एक बात बताऊं, 99 नहीं 100% से ज्यादा नोट वापस आए हैं। ये तो आरबीआई फिगर डिक्लेयर नहीं कर रहा, क्योंकि कई नकली नोट भी लोगों ने बैंक में चला दिए, क्योंकि उस समय जो नोट लिए जा रहे थे उतने ध्यान से नहीं ले रहे थे। 99% नहीं 100 से ज्यादा नोट वापस आए हैं, लेकिन अगर आंकड़ा डिक्लेयर कर देंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्या कर सकते, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ डिक्लेयर नहीं होती है। क्या क्या कितनी रेंज थी, कुछ नहीं पता था, किसको पता रहता। आज से 500 का नोट आज थोड़ी इशू है। आरबीआई नोट ले रही है कि बैंक नोट ले रही है, और बैंक वाला देखता था कि ये नोट है कि नहीं मेरे लिस्ट में, पॉसिबल था ये देखना, एक एक नंबर चेक करना पॉसिबल था उस समय, कैसे करता चेक। वो तो आपने नोट देके चले गए, उसके बाद वो वापस आपको बुलाएंगे तो आप मानोगे कि मेरा नोट है। एक एक नोट के नंबर चेक करना पॉसिबल था क्या उस समय? नहीं, पूरा कंट्री इधर से उधर हो रहा था। और क्या हो रहा था, कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी भी बनाई, नए नोट ले लो पुराने नोट दे दो। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनाई पेट्रोल पंप वालों ने, क्योंकि पेट्रोल पंप पे पुराने नोट चल रहे थे, तो वो पुराने नोट लेते जा रहे थे, और उनके सेल अगर मान लीजिए 1 लाख का होता है तो वो क्या बताते थे, हमारा सेल 2 लाख का हुआ, हमारा सेल कितना हुआ, 2 लाख का हुआ। तो उसमें क्या हो गया, 2 लाख पुराने नोट आए हमारे पास। लेकिन सारे नोट क्या पुराने ही आ रहे थे क्या उनके पास, कुछ 100 के भी आ रहे थे। तो 100 के नोट लोगों से पुराने नोट ले लेते थे 1 लाख रुपए के, और बदले में नए नोट 80,000 उनको दे देते थे, 20,000 रुपए कमा लिए। ये दिन भर चल रहा था, पूरे 50 दिन यही काम चल रहा था। 20%, 10%, पुराने नोट नए नोट ट्रांजेक्शन। मैक्सिमम चार्टेड अकाउंटेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन। कई लोग दिन भर पुराने नोट है क्या, नए नोट है क्या, बस ये चालू था। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों के बुक्स के अंदर क्या होता था, देखिए इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश है, कैश इन हैंड है, तो आप लोग वो पैसा बैंक के अंदर डाल सकते हो। कुछ लोगों ने क्या किए, 8 तारीख को जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला ना, तो बैक डेट में सेल की एंट्रियां मारना स्टार्ट कर दिया। बुक्स तो खुले ही थे, 9 तारीख को इतना सेल किया जिसकी हद, सॉरी 8 तारीख को ही सेल दिखा दिया। 8 तारीख को ये भी बिका, ये भी बिका, ये भी बिका, ये भी बिका, सब बिका। ठीक है, और उससे हुआ क्या, बिका कुछ नहीं, लेकिन बिका तो लोग भैया 8 तारीख को तो पुराने नोट ही देखे जाएंगे ना, क्योंकि 8 तारीख को रात को 12 बजे के बाद आपने बैन किया है, तो 12 बजे तक तो हम ले सकते हैं ना। तो 8 तारीख को करोड़ों रुपए का सेल दिखा दिया। अब वो करोड़ों रुपए तो उनके पास है ही नहीं, करोड़ों रुपए उनके पास है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, पुराने नोट किसी के पास है क्या, हमको दे दो, 6 महीने बाद हमसे नए नोट ले लेना, या 3-4 महीने बाद नए नोट ले लेना। 5-10 नहीं 30-30%, जिसके पास ब्लैक का मनी बहुत ज्यादा ही पैसे थे वो क्या करेगा, तो उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ रुपए जैसे लिया और 1 करोड़ बैंक में डाल दिया, क्योंकि उनके पास तो बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कैश इन हैंड था। दे कैन पुट इन द बैंक, एक कॉन्ट्रा एंट्री तो मारनी है, और क्या करना है, बैंक में डाल दिया, और बैंक से विड्रॉल भी कर सकते फिर तो अपन। एक समय के बाद जनवरी में विड्रॉल अलाउड हो गया, अब विड्रॉल करेंगे तो कौन से नोट मिलेंगे, नहीं, वो निकाल के उसको दे दिए, 10-20 लाख रुपए कमा लिए। एक नंबर बिजनेस चला ये, बहुत पैसे कमाए लोगों ने। और एक भी आदमी को नोटबंदी से तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ यानी किसी को उल्टा मजा आया, स्टार्टिंग में तकलीफ गई कि क्या होगा क्या नहीं, बाद में मजा आने लगा, हाँ चलने दो, चलो जाने दो। हाँ आए 100%। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3 लाख करोड़ रुपए मांगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन के पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई से 3 लाख करोड़ रुपए मांगे, 3.25 लाख करोड़ कुछ। अगर आरबीआई वो नोट छाप के दे देता तो क्या होता, जी इमेजिन करो, गवर्नमेंट क्या करती, वो पैसे अपने पास रखती नहीं, गवर्नमेंट किसको देती, पब्लिक को देती, पब्लिक के हाथ की पैसा आ जाता, पैसा आने से परचेसिंग पावर बढ़ जाती, परचेसिंग पावर से क्या होता, चीजों की डिमांड बढ़ती, चीजों की डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता कि नहीं बढ़ता, पहले ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है और उसको बढ़ाएंगे, इट्स नॉट गुड। सेकेंड थिंग, अचानक से रुपये की सप्लाई बढ़ जाती,
डॉलर का ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है और आप डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के बदले रुपी की सप्लाई बढ़ा रहे हो, तो रुपी डाइल्यूट नहीं होगा क्या? और किसी चीज में पानी और डालते जाएंगे तो डाइल्यूट होता जाएगा। तो पहले ही रेट 75 के आसपास पहुंच गया, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो कैसे कंट्रोल होगा? और वो तो 80 पार हो जाता था, तो इसलिए उर्जित पटेल रिजाइन, भैया मुझे काम नहीं करना है, 80 चला जाएगा तो लोग मुझे मारेंगे कि नहीं मारेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? रुपी फ्लक्चुएशन कंट्रोल करना आरबीआई का बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। आपकी करेंसी का कंट्रोल करने में आरबीआई का रोल रहता है। आपको मालूम होगा आज से इंडिपेंडेंस कब मिला था बच्चों? प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू ने क्या किया था? $1 इज इक्वल टू 1 रुपी। कितना अच्छा लग रहा? इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेजिम। फिक्स्ड रेजिम का मतलब होता है गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट। और अगर सिंपल भाषा में लेमैन टर्म्स में इसका मतलब बताऊं तो तुम हमारे कंट्री में $1 का इन्वेस्टमेंट करोगे, बदले में हम तुमको ₹1 की चीज देंगे। तो काय के लिए आपके यहां के इन्वेस्ट करेंगे वो? भैया $1 के बदले अगर ₹1 ले जाना है, तुम्हारे गांधी जी काय को ले जाऊं मैं? मेरे कोलंबस ही ठीक है ना, डॉलर पे कोलंबस की फोटो, कोलंबस की रहती ना, हाँ अब्राहम लिंकन और कोलंबस की रहती, तो काय के लिए वही ठीक है हमारे पास। इन्वेस्ट तो तब करेंगे ना जब आके उस बदले में कुछ मिलेगा। फिर उन्होंने $1 का बदले बढ़ा के ₹2 कर दिया। हाँ अब थोड़ा फायदा दिख रहा है, $1 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बदले में ₹2 की चीज, ₹2 का कामकाज हमको मिलेगा। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, इसको हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, क्योंकि हमारे को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, फॉरेन फंड्स की जरूरत थी। $1 को करीब करीब 1991 तक शायद ₹25 तक पहुंचा दिया, बढ़ाते गए। लेकिन इसके बाद भी हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। ये 4th चैप्टर आपको थोड़ा सा अभी बता रहा हूं, बाद में वापस नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये 4th चैप्टर का पार्ट है। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस फिक्स्ड रेजिम को बंद कर दिया और फिक्स की जगह स्टार्ट किया फ्लोटिंग रेजिम। फ्लोटिंग मतलब द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई will fix the price, will fix the exchange rate of currency। डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट है कौन फिक्स करेगा? डिमांड सप्लाई। और उसके बाद ये आज तक नीचे नहीं आया, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। क्यों ऐसा होता है? ये बढ़ क्यों रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा? किस चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है? डॉलर की डिमांड बढ़ रही। क्यों बढ़ रही डॉलर की डिमांड? सोचो सोचो क्यों बढ़ रही, सोचो, थिंक। इंपोर्ट। हमारे कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा है कि एक्सपोर्ट ज्यादा है? अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पेमेंट किस चीज में करना पड़ेगा? डॉलर्स में करना पड़ेगा। तो एज ए इंडियन इंपोर्टर मिस्टर ए समझ लीजिए, मैं इंपोर्ट करता हूं तो मुझे डॉलर्स में पेमेंट करना है, तो मैं डिमांड किस चीज की करूंगा? मेरे बैंक से डॉलर की डिमांड करूंगा और मैं सप्लाई क्या करूंगा? रुपी। अरे डॉलर के बदले रुपए तो देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? आई विल सप्लाई रुपीज एंड डिमांड डॉलर। डॉलर की डिमांड बढ़ेंगी, रुपी की सप्लाई बढ़ेंगी, तो किस चीज का प्राइस बढ़ेगा? ऑब्वियसली डॉलर। जिस चीज की डिमांड बढ़ती जाती है उसका प्राइस बढ़ते जाता है। हमारे कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। हम लोग डॉलर की डिमांड ज्यादा करते हैं, इसलिए तो बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट ढूंढते जाओ। और अगर ये इंपोर्ट के बदले एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? एक्सपोर्ट करना मतलब हमने क्या किया? कुछ तो भी गुड्स बाहर भेजे, बदले में हमारे कंट्री में क्या आएंगे? फॉरेन करेंसी, डॉलर आएंगे। तो डॉलर को रखूंगा कि एक्सचेंज कराऊंगा? एक्सचेंज कराऊंगा। डॉलर को बैंक से एक्सचेंज किया मतलब मैंने सप्लाई क्या किया? डॉलर सप्लाई की। बाहर से डॉलर आए, मैंने उसको सप्लाई कर दिया और बदले में क्या लिए? रुपीस। डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, रुपी की डिमांड बढ़ गई, तो ऐसे में क्या होगा? रुपये विल एप्रिशिएट, रुपी का एप्रिसिएशन होना स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे कंट्री में प्रेजेंटली नहीं। हम कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं? इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, चलो जाने दो। समझ आया ये कहानी? इसमें और भी चीजें आप लोग को जैसे जैसे आते जाएगा बताऊंगा। चलिए, तो हम ये रिस्पॉन्स पे आते हैं वापस एक बार। थ्री क्लासेस के अंदर इस चीज को बनाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, सेकेंड इज कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स एंड थर्ड इज
कलेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्स किस चीज का है? बस ये पढ़ा के कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड कर रहा है किसको? एनवायरमेंट को। तो पहला वापस ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड का मतलब क्या आप लोगों के हिसाब से? हम बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना, मैनेजरियल पार्ट बोल सकते, कंट्रोल भी बोल सकते। सिंपल भाषा में बताऊं, कागज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यानी कागज वाला वर्क, लिखा पढ़ी वाला कागज का वर्क। दैट मीन्स अगर आपको कोई चीज दिख रही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ये एनवायरनमेंट का इफेक्ट आने वाला है, तो जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर अगर आप सिर्फ कागज पे चेंज करते हो, कागज पे ही आप अगर पॉलिसी बनाते हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आप वर्क करते हो, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स बोला जाता है। यानी आपने कोई नया मतलब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, आपने किसी कोई मतलब इंटरनली आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो और अपने आप में आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएंगी आप लोग क्या करोगे? नहीं, क्लास कंप्लीट यानी पूरा सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग क्या करोगे? घर पे बैठ के पढ़ाई करोगे, सब याद करोगे क्या क्या पढ़ाया था, लेकिन उसके पहले कागज पे एक प्लानिंग करोगे, बड़े शेड्यूल बनाएंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये करूंगा, ये समय से ये तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा फालतू की चीजें हम लोग करते हैं जो कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, बराबर है। तो ये जो आपने, अब आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, आप घर पे बैठ के पढ़ना है। घर में बैठ के पढ़ने में पहले दिन आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे, पहले दिन बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव कागज पे मस्त प्लान बनाओगे, इतने दिन से इतने दिन तक ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर दिवाली आएंगी, दिवाली में थोड़ा टाइम पास होगा, ऐसा करूंगा, यहाँ मेरे को बाहर जाना है, ये टाइम हटा दो, और फिर बढ़िया सा प्लान बनाएंगे। ये कौन सा रिस्पॉन्स हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। तो कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कागज पे प्लानिंग करते हैं, बजट बनाते हैं। मान लीजिए कोई चेंज करना है, कोई चेंज मतलब आपको मशीनरी बदलनी है। अब मशीनरी बदलनी है तो पैसा लगेगा, तो उसका बजट बनाना पड़ेगा, कोटेशंस बुलाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गए, कागजी कार्रवाई। और जब वो मशीन आ जाएंगी फिर रियल के अंदर आपका वर्क स्टार्ट होगा, तो वो रिस्पॉन्स अलग होता है। एनवायरमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्स करना। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स में आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज फिजिबल है कि नहीं है। आप कोई मशीन इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप पूरे उसके कोटेशंस बुलाइए, बजट बनाइए, सब करिए, फिर वो कॉस्ट एंड सेल, कॉस्ट और रेवेन्यू रिलेशनशिप निकालो। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं क्या मुझे उतना रिटर्न मिलेगा ये मशीन इंपोर्ट करके। ये सारी चीजें आपने क्या करी? कागज पे पहले ही वर्कआउट कर ली। मतलब एनवायरनमेंट में जो चेंज आने वाला था उसका वर्कआउट आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली कर लिया कि ये चेंज मेरे काम का है कि नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, अगर काम का है तो आगे बढ़ो, काम का नहीं है तो इस चेंज को रिवर्ट कर दो वापस एनवायरनमेंट में। आई बात समझ में? एडमिनिस्ट्रेटिवली वर्कआउट किया। पढ़ लेते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट आर एडमिनिस्ट्रेटिव। These include formation or clarification of organization mission, development of objectives, policies, budget, or creation of scanning units. These responses can be either proactive or reactive. Proactive मतलब जाने देना, reactive मतलब उसको respond करना. And are aim at defining the organization's purpose and key task in relation to particular environment. ये जो स्कैनिंग वगैरह के बारे में है ना, स्कैनिंग यूनिट्स, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले एक डायग्राम के साथ, आज नहीं शायद अगले लेक्चर। सेकेंड है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स मतलब अगर किसी ने कुछ की, जैसे किसी ने आपको एक झापड़ मारी तो आप क्या करोगे? दूसरा गाल दिखाओगे कि झापड़ मारोगे? एक झापड़ मारो तो दूसरा गाल दिखाओगे क्या? नहीं, इमीडिएटली लगा दो। कि कागज पे वर्क करोगे, कितने फोर्स से आई, E इक्वल टू MC, वो है ना एनर्जी कितनी थी, बराबर उतनी एनर्जी इतना डिस्टेंस लेके, ऐसा करोगे क्या? कुछ नहीं, इमीडिएटली कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। उसने एक मारा, मैं भी एक लगा, उल्टा शायद दो लगा दूं, है ना, शायद दो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। जितनी तेजी से वो झापड़ मारेगा उतनी ही इक्वल तेजी से आप भी झापड़ मारने की कोशिश करोगे, बराबर कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स।
पतंजलि ने आयुर्वेदिक निकाला, मैं भी आयुर्वेदिक निकाल दूं। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स होता है एनवायरमेंट में चेंज होने से, यस, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। समझ आया ना? बेसिकली हमको डेफिनेशन तो लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ समझना जरूरी है कि नहीं? Competitive response to environment are typically associated for profit firms but can also apply to non-profit and government organization। ये बड़ी काम की बात लिखी है। ये बोलता है कि कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स नॉन कॉम्पिटिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्लाई होता है। कैसे? एग्जाम्पल दो। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स कॉम्पिटिटिंग फर्म्स, प्रॉफिट फर्म को तो अप्लाई होता ही है। कॉम्पिटिशन हम करते काहे के लिए? प्रॉफिट के लिए। तो एक चीज और लिखती है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉम्पिटिशन एप्लीकेबल होता है। गिव एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि जो जो फर्म सिर्फ प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट के बारे में सोचती है, उनको तो कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। लेकिन जो फर्म जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, मतलब उनकी इंटेंशन रहता है पब्लिक वेलफेयर, तो वो भी कॉम्पिटिशन, उनको भी कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्ड करना पड़ता है एनवायरमेंट को, चाहे वो प्रॉफिट वाली फर्म हो या नॉन प्रॉफिट हो या चैरिटेबल हो। तो इसका एग्जाम्पल चाहिए मुझे। एयर इंडिया गवर्नमेंट कंपनी, हाँ, और बोलते जाओ। इंश्योरेंस कंपनी, एयरलाइंस, स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट, कुरियर कितने सारे खुल गए, पावर सेक्टर, और रेलवे तो एक ही है यार, रेलवे प्राइवेट में कहाँ है? टेलीकम्युनिकेशन, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। अरे हो गया भैया, गला दबाओगे क्या उसका? रेलवे को आप ये बोल सकते हो कि एयरलाइन से कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिबल नहीं है, हर जगह एयरलाइन जा नहीं रही ना। बस ट्रांसपोर्टेशन, ST बस, प्राइवेट बस। गवर्नमेंट अगर ढंग से सर्विस देती तो ये कुरियर वाले, एयरलाइंस वाले ये खड़े ही नहीं होते। गवर्नमेंट, चाइना के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और यूएस में कैपिटलिस्ट। देखिए हमने कौन सा चुना? मिक्स्ड। वी हैव गॉन ऑन द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। कोई बोलता है कैपिटलिस्ट सक्सेसफुल नहीं होता, तो कैपिटलिस्ट का सक्सेसफुल बेस्ट एग्जांपल यूएसए है। कोई बोलते हैं सोशलिस्ट सक्सेसफुल नहीं होते, तो बेस्ट एग्जांपल इज चाइना। चाइना इज ऑल्सो सक्सेसफुल, यूएसए इज ऑल्सो सक्सेसफुल। और मिक्स वाले सक्सेसफुल है क्या? हाँ, अरे है ना यार, अपन भी सक्सेसफुल है यार, अपन भी काम चला ही रहे ना, ऐसा थोड़ी नहीं चला रहे। ठीक, तो समझ आया आपको? नॉन प्रॉफिट वाले भी कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। Such actions seek to enhance the organization performance by establishing a competitive advantage over its rivals. To sustain competitive advantage, organization must achieve external position with respect to their competitors or perform internally in a ways that are unique, valuable, difficult to intimate. आज स्पीड पोस्ट जो शुरू किया है पोस्ट डिपार्टमेंट ने, वो सबसे बेस्ट सर्विस है उनकी। स्पीड पोस्ट का अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटर प्राइवेट में खड़ा ही नहीं हुआ। कोई भी कुरियर वाला स्पीड पोस्ट का कॉम्पिटिटर है ही नहीं। मालूम है ये चीज आपको कि नहीं मालूम? स्पीड पोस्ट कभी भेजा कि नहीं भेजा? इंस्टीट्यूट को तो भेजा होगा। अभी एग्जाम फॉर्म भरोगे ना आप लोग, सबको स्पीड पोस्ट भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्या आएगा? ब्रांडिंग, बैंकिंग आएगा ना। लेकिन हुआ ऐसा है कि बैंकिंग में आजकल सिर्फ गवर्नमेंट का ओनरशिप नहीं बची है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है, बट पब्लिक के पास भी शेयर्स है। आप चाहो तो स्टेट बैंक के शेयर ले सकते हो मार्केट में जाके, तो आप भी ओनर हो जाओगे। नेशनलाइज्ड बैंक की ओनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक इज होल्ड बाय गवर्नमेंट। बैंकिंग आएगा ना, प्राइवेट बैंक ने जो फैसिलिटी दी है SBI को भी देना पड़ रहा। वो लोग तय कर सकते हो। नहीं, क्यों RBI तय करेंगे? सबका अलग अलग है। कोई सस्ता भी देता है आपको, कोई महंगा भी देता है। इसमें कैसा रहता है, ये आपने इंटर लेवल की बात पूछ ली, ये इंटर का इकोनॉमिक्स है। इसके अंदर देखिए, आपने CRR और SLR के बारे में तो सुना होगा। वो उसका फुल फॉर्म है बेटा, वो फुल फॉर्म सबको मालूम। अच्छा, आपने LAF के बारे में सुना है?
ये होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर किसी बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी है, और एक रहती है एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मैं इसकी बात बाद में करूंगा, इसकी सिर्फ ये आपको बता देता हूं अभी, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अच्छा चलो, ये भी बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा, समझेगा नहीं। एक काम करो, आपने रेपो और रिवर्स रेपो तो सुना होगा ना, इसका मतलब क्या होता है? क्या क्या? और रिवर्स रेपो? अगर बैंक को लोन की जरूरत है तो आरबीआई दे देती है, और बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं तो आरबीआई में पार्क कर दीजिए, आरबीआई आपको इंटरेस्ट देंगी। आरबीआई ज्यादा लेंगी कि ज्यादा देंगी? सॉरी, इंटरेस्ट रेट, आरबीआई इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगी कि ज्यादा कम करेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा चार्ज करेंगे। अगर आरबीआई रेपो रेट इज 6.5 तो रिवर्स रेपो रेट 6 रहेगा। रिवर्स मतलब आरबीआई लेंगी, और जैसे रेपो मतलब आरबीआई आपको देंगी। इसका रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेज ट्रांजैक्शन। आपकी सिक्योरिटीज आरबीआई लेंगी, बदले में आपको पैसा देंगी। अब ध्यान से सुनना, बैंक इंटरेस्ट रेट जो बैंक अपने कस्टमर्स को चार्ज करेगी, इससे ज्यादा करेंगी कि कम करेंगी? कितना ज्यादा, ये बैंक का खुद का डिसीजन है कि आरबीआई बोलेंगे नहीं 8.5 करो, 9 करो, ये बैंक का डिसीजन है। अगर ये रेपो रेट मैं 5.5 कर दूं तो बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेंगी कि नहीं करेंगी? अगर मैं इसको 7.5 कर दूं तो बैंक क्या करेंगी? आरबीआई का इनडायरेक्ट रोल है बैंक के इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करने में। समझ आई बात? ये इनडायरेक्ट रोल है, डायरेक्ट नहीं है। सीधी बात है, 6.5 कर दिया, 5.5 कर दिया तो बैंक भी कुछ ना कुछ, बैंक को सस्ते में मिल रहा ना पैसा, तो बैंक आपको फायदा देंगी। बैंक को महंगा मिल रहा, आपसे लेंगी। सिंपल। इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है। डायरेक्टली कंट्रोल सिर्फ कुछ कुछ चीजें होती है। जैसे आपका ये मुद्रा स्कीम आई थी बीच में, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर बाय दिस गवर्नमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर। अरे आप घर पे बैठे हो चुपचाप, आपके पास बैंक वाला आएगा, साहब 10 लाख का लोन ले लो, इंटरेस्ट रेट एकदम कम में दे रहा हूं, और कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है, तो आप मना करोगे क्या? ले लोगे। और आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक वाला क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं, सिक्योरिटी दी कहाँ है आपने? चलो कोर्ट में। कुछ नहीं कर सकता, सिक्योरिटी है ही नहीं ना। मुद्रा स्कीम, जब से ये गवर्नमेंट आई, इतनी मुद्रा स्कीम बांटी इन लोगों ने, और आज तक वो मुद्रा स्कीम के पैसे वापस नहीं आए। रिसेंटली अप्रैल मंथ में बैंक ऑडिट पे गया था मैं, हर अप्रैल मंथ में बैंक ऑडिट मिलते हैं। अगर ये मुद्रा स्कीम और किसानों को जो कर्ज दिया है, इसको अगर बैलेंस शीट में इफेक्ट ले लेना तो हिंदुस्तान की एक भी बैंक को प्रॉफिट नहीं है, नेशनलाइज बैंक्स को। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला आरबीआई के थ्रू कि इस इफेक्ट को गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटीज देंगी, इसीलिए इस इफेक्ट को अभी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट मत करो। दैट मींस इसको एज अ बैड डेब्ट रिकॉग्नाइज मत करो। ये पैसे नहीं आने वाले वापस। जब नहीं आने वाले तो हम क्या करते हैं? बैड डेब्ट्स में एंट्री मारते हैं। लेकिन आरबीआई ने नोटिफिकेशन दे दिया मत करो, तो आरबीआई की बात माननी पड़ेगी। एज अ बीइंग ऑडिटर मुझे वो बैंक मैनेजर ने नोटिफिकेशन दिखा दिया, मुझे मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया, और एक छोटी सी ब्रांच जो समुद्रपुर के पास है, उस छोटी सी ब्रांच बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट दिखाती है। कितने करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए। अगर इसकी एंट्री ले लेना तो उसको 2 करोड़ का लॉस दिखना पड़े। तो अब ये बैंकों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और आपको ये भी सुना होगा आपने, बैंकों का अमलगमेशन हो रहा है। 19 नेशनलाइज्ड बैंक आर बीइंग टर्न इनटू ओनली 5 बैंक्स। एसबीआई की बहुत सारी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, ट्रेवेनकोर, ये सबको मिला के एक एसबीआई कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब मिल गए, यूनियन बैंक, ये सब मिल रहा है। तो ये क्यों कर रहे हैं? अपने जो इन्होंने जो पाप किए हैं ये सबको छुपाने के लिए। अच्छा, ये पाप यहां से नहीं हुए, 2014 के पहले से पाप चलते हुए आ रहा, लेकिन उसमें आग में घी डाल दिया मुद्रा स्कीम ने, सॉरी, है ना। मतलब किसी को भी दे दो भैया लोन, तो इसमें कितना करप्शन हुआ होगा। बैंक मैनेजर को आपने बोल दिया ना भैया आप किसी को भी दे दो, तो किसी को भी देगा ना। जनधन अकाउंट खोले, सबके अकाउंट में 5,000 रुपए डाल रहे हैं, किसका पैसा है भैया?
अब ये आके बोल रहे 72,000 रुपए देंगे, 3,60,000 70,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इतना हमारा डिफेंस बजट है, जो हम गोलीबारी चलाते ना पाकिस्तान पे, मिसाइल बनाते, ये सब 3,60,000 करोड़ हमारा डिफेंस बजट है भैया। उतना पैसा आप बांट रहे हो फ्री में, कहां से आएगा पैसा? जाने तो। हाँ, करती है ना, 18% तक चार्ज करती है ना। कैसे? देखिए, जितनी ज्यादा आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे इंटरेस्ट रेट आपको उतना कम लगेगा। जितना ज्यादा रिस्क लेंगी बैंक उतना ज्यादा आपसे रिटर्न चार्ज करेंगी। पर्सनल लोन हमेशा 18% में मिलता है, और पर्सनल लोन 2-3 लाख तक ही देती है बैंक, आपकी रेप्यूटेशन देख के। ठीक है, क्यों? पर्सनल लोन अगर आपको दे दिया और आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं। इसलिए वो लोग इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखते हैं। हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने 2% की सब्सिडी दी है बैंक को कि भैया हर आदमी का एक घर होना चाहिए। प्लस हाउसिंग लोन में जो हाउस आप ले रहे हो वो पूरा के पूरा बैंक में मॉर्गेज करना पड़ता है। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक आपको घर से निकाल देंगी, हाउस बेच के पैसे कमा लेंगी, इसलिए रिटर्न कम रखते हैं। तो कोई सिक्योरिटी नहीं रहती पर्सनल लोन पे। आपकी सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी गुडविल, आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कि आपने कभी डिफॉल्ट किया कि नहीं किया। एक सिबिल नाम की चीज रहती है, सुना होगा, CIBIL। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये अरे वो अलग है। ये सिबिल एक डॉक्यूमेंट है जो हर आदमी का निकल सकता है जिसके पास पैन कार्ड है। आपका भी निकल सकता है। अगर आपका पैन कार्ड है तो आप चले जाओ सिबिल। ये सिबिल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती है। इस आदमी ने कब लोन लिया, कितने बार लिया, कितने बार इसने इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट किया, कितने बार इसने बराबर पेमेंट किया। अब मान लो यू बीइंग अ बैंक मैनेजर, आपके पास कोई आदमी आता लोन लेने के लिए, तो आप उसने उसका सिबिल निकाला और उसके सिबिल के अंदर आज तक उसने बेचारे ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, तो आप क्या परसेप्शन बनाओगे कि अभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा, यू शुड गो अहेड। और दूसरा आदमी आता है जिसने हर इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट किया है, आप क्या करोगे? नहीं दोगे। तो फर्स्ट केस के अंदर आप थोड़ा कम इंटरेस्ट चार्ज करके उसको लोन देना प्रेफर करोगे, भैया ये कस्टमर अच्छा है, कहीं जाना नहीं चाहिए। सेकेंड केस में वो मांगेगा भी, चलो आप उसने आप पे प्रेशर बनाया, सेटिंग से कहीं गया, तो आप इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करोगे कि ज्यादा चार्ज करोगे? तो ऐसे में RBI को पूछोगे सर हमने क्या करना चाहिए? आपके ऊपर है, कितना भी करो ना। बस ये रेपो रिवर्स रेपो है, हाउसिंग लोन में है, एजुकेशन लोन में है, सोलर पैनल चाहिए उस लोन के अंदर है, उसमें गवर्नमेंट, मतलब जिसमें RBI या गवर्नमेंट चाहती है कि लोग लोन लेके उस पैसे को यूज करें, उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल के रखें। एजुकेशन लोन लिमिटेड है, आपका बिजनेस के लिए अगर आपको स्टार्टअप इंडिया है उसमें लोन आपको सस्ते में मिल जाएगा। आपको CC लिमिट, अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हो बिजनेस के लिए तो आपको सस्ते में देंगे। वहां RBI ने गाइडेंस नोट इशू किए बैंक के लिए कि भैया आप इससे ज्यादा चार्ज मत करो, और बैंक को मानना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज्यादा मत करो, कम कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल लोन वगैरह में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पर्सनल लोन तो बैंक अपने रिस्क ले रही है ना भैया, तो रिटर्न तो लेंगी ऐसा। और हाँ, हो गया ना आज के लिए, बस वो थोड़ा सा बचा, एक तो करने दो। अच्छा 9 बज गए, सॉरी। तो एक सेकेंड, एक मिनट। देखिए हमने कॉम्पिटिटिव पढ़ लिया, अरे यार एक कलेक्टिव ही तो बचा है, पढ़ लो ना टॉपिक प्लीज। अगले हफ्ते क्लास नहीं है आप लोगों की, BC के नहीं है। एक कलेक्टिव पढ़ लो प्लीज 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 कलेक्टिव। अरे क्या, अच्छा बुक बंद कर दो, समझा देता हूं, ऐसे ही समझा देता हूं, चलो ऐसे ही समझा देता हूं, चलो कहानी बता के समझाता हूं, चलो जान दो। अरे हाँ, इंडिया में कितने तरह के सीमेंट बिकते हैं? अल्ट्राटेक बिकता है, अंबुजा बिकता है, रिलायंस सीमेंट, क्या बबूल सीमेंट, अच्छा इमामी डबल बुल सीमेंट, अच्छे नाम दो ना यार, इतना लंबा क्या। बिरला सीमेंट, बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पांच बहुत है, पांच। अरे बस ये 5, अरे हो गया भाई, अभी बोलते टाइम पास। मान लो ये 5 तरह की सीमेंट
ये सीमेंट कंपनीज है, ये लोग सीमेंट बेचती हैं, ठीक है। आज से मैं सीमेंट बैग मैन्युफैक्चरर हूँ। हर सीमेंट कंपनी को सीमेंट बैग्स लगती कि नहीं लगती? अल्ट्राटेक को रोज अगर 50,000 बैग लगती है, अंबुजा को 50,000 बैग लगती है, रिलायंस को 20,000 बैग लगती है, बिरला गोल्ड को 30,000 बैग लगती है, बांगर को 5,000 बैग लगती है, ठीक है। अरे हाँ ना, सबकी हैसियत के हिसाब से बांट दिया, ठीक है। अब टोटल मार लेते क्या एक बार? 1,55,000 बैग, 1,55,000 बैग सीमेंट कंपनीज को टोटल लगती है, बराबर है। हर सीमेंट कंपनी को लगती है, ठीक है। मैं सीमेंट बैग मैन्युफैक्चरर हूं, बहुत बड़ा मेरा काम है। आज से मैं बांगर को बोलता हूं, बांगर वाले को, अभी तक मैं इस बांगर सीमेंट को 15 रुपए में बैग देता था, अर्लियर प्राइस। अल्ट्राटेक को मैं 13 रुपए में देता था, अंबुजा को भी 13 में देता था, रिलायंस वाले को 14 में देता था, बिरला वाले को भी 14 में देता था, बांगर से 15 रुपए पर बैग चार्ज करता था। क्यों किया मैंने से? इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी कम है, बराबर है। आज से मैं ये बांगर को बोलता हूं 20 रुपए से कम नहीं दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। बिरला गोल्ड वाले को बोलता हूं 16 रुपए से कम नहीं दूंगा, इसको भी बोलता हूं 16 से कम नहीं दूंगा, और ये दोनों को बोलता हूं 15-15 रुपए से कम नहीं दूंगा, ठीक है। अब ये सारे लोग प्रॉब्लम में आएंगे कि नहीं आएंगे? सबकी कॉस्टिंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? बांगर को। और सबसे कम तकलीफ है अल्ट्राटेक, अंबुजा, रिलायंस को, हाँ कि ना? क्यों ना मिलके ये एनवायरमेंट कौन सा है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। कौन है? पेमेंट बैक सप्लायर। सप्लायर ने कुछ तो भी किया, उसका इफेक्ट आपकी कॉस्टिंग में पड़ गया। रोज लाखों रुपए का फर्क पड़ेगा आपको। आप अगर ये 50,000 इंटू 2 रुपीज करोगे तो रोज 1 लाख का फर्क, यानी पूरे साल में 3,65,00,000 रुपए का फर्क पड़ेगा आपके प्रॉफिट पे। आप प्राइस बढ़ा सकते कि नहीं, ये गारंटी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, ये सारे एक हो जाओ और कलेक्टिवली मिलके इस चेंज को रिस्पॉन्ड करो। इससे क्या होगा? अब ये सबकी क्वांटिटी कितनी हो गई? 1,55,000 बैग पर डे। अब कोटेशन निकालो, टेंडर निकालो कि हमको सब मिलके 1,55,000 बैग चाहिए। आपने रिस्पॉन्ड किया, सब एक हो गए। अब वो सीमेंट बैग वाला हिलेगा कि नहीं हिलेगा? डेफिनेटली वो 2 बार सोचेगा। अब वो बांगर अल्ट्राटेक को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा तो 14 रुपए में दे देगा, और अल्ट्राटेक को ही क्यों भाई, उसको आपको सब लोगों को 14 रुपीज में देना पड़ेगा। तो सबका फायदा हुआ। अल्ट्राटेक का 50,000 का फायदा हुआ, अंबुजा का 50,000 का फायदा हुआ, रिलायंस का 16 में दे रहा था 14 में दिया, 2 रुपए पर बैग का फायदा हुआ, बिरला गोल्ड का भी फायदा हुआ, और बांगर का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ये एनवायरमेंटल चेंज को, सप्लायर की मनमानी को सबने कलेक्टिवली मिलकर रिस्पॉन्ड किया, और सबने इस सिचुएशन से बेनिफिट जो नहीं होने वाला था वो हो। समझ आया? कलेक्टिव रिस्पॉन्स पक्का? पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो बाय।